हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस रिवीजन लेक्चर ऑफ पॉलिटी, जहां पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो वो खत्म करेंगे। तो आज अपना है क्लास नंबर 4 और एक और क्लास में हमारा सारा का सारा पॉलिटी जो वो कवर हो जाएगा एकदम फटाफट तरीके से। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पार्लियामेंट खत्म किया, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने लेजिस्लेचर सॉरी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कवर किया, तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर किए। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन जो आगे आपका बना वहां से लेकर के हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आज अपना टारगेट है कि इतना तो अपने को कवर करके ही जाना है करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय साहब ने जो वो पेश की हुई थी। बाद में 1935 में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस डिमांड को जो वो उठा लिया। 1938 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब तो हमको फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों को हमारा ही बनाना होगा। अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग तुमको तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, बट ये नहीं बताया कि कब होगा। ठीक है, तो 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स कमीशन को भेजा गया, बट वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर रिकमेंडेशन। तो इसलिए क्रिप्स का प्रपोजल आया, सॉरी क्रिप्स का प्रपोजल जो वो रिजेक्ट कर दिया गया और इसलिए फिर आपका कैबिनेट मिशन आया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी आपकी, वो क्रिप्स के प्रपोजल पे बेसिकली बनी हुई थी। क्रिप्स के प्रपोजल ने आपको क्या बोला? क्रिप्स के प्रपोजल ने बोला कि 389 आपकी सीट्स होंगी, जिसमें से 296 आपकी ब्रिटिश इंडिया को मिलेगी और 93 सीट जो वो आपकी प्रिंसली स्टेट्स को मिलेगी। अब ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का डिफरेंस क्या होता है? तो यही कि जहां पर प्रिंसेस का रूल था, जो आप लोग येलो कलर जहां पे देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट प्रिंस का रूल। और जो रेड कलर आप लोग देख रहे हो वो है आपका ब्रिटिश इंडिया का रूल। ठीक है, और थोड़ा ग्रीन वगैरह भी जो आपका ब्रिटिश इंडिया का ही रूल था। तो इसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोलते थे और बाकी को हम प्रिंसली स्टेट बोलते थे। तो प्रिंसली स्टेट जो है वो नॉमिनेट करने वाले थे और ब्रिटिश इंडिया में आपके इलेक्ट होके आने वाले थे। ठीक है, तो ऐसे हुआ आप लोगों का। फिर उधर जैसे आज यूनियन टेरिटरीज होती है, वैसे वहां पे चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंस भी हुआ करते थे। तो कुछ सीट जो है वो इवन उनको भी वहां पे दिए हुए थे, खास करके आपके जो 4 सीट्स है वहां पर। फिर हर 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख लोगों के पीछे तुम्हारा एक सीट जो है वो रफली अलोकेट किया हुआ था। इसमें 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी में आप लोगों के मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग जो वो उसमें आते थे। तो इस तरीके का आपका कॉम्पोजिशन था। फिर जब इलेक्शंस हुआ, तो इलेक्शन कैसे हुआ? इलेक्शन जो हुआ आपका इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ। मतलब क्या? जो 1945 के आप लोगों के इलेक्शन हुए थे इनके लिए, प्रोविंसेस के लिए, तो वही प्रोविंसेस ने अपने अपने मेंबर्स को जो वो भेज दिया। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड बॉडी एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। नॉमिनेटेड क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट से आपका सीधा का सीधा नॉमिनेशन होने वाला था। और इलेक्टेड क्यों? क्योंकि आप लोगों का इलेक्शन जो है वो हुआ था, बट वो इलेक्शन कैसा था? इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर आपके प्रोविंशियल असेंबली में से आप लोगों के लोग जो वो सीधे इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए हुए थे। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी लोगों को कुछ एक एक सीट, और इंडिपेंडेंस को जो वो 8 सीट जो आपकी मिली हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग को क्लियर कट समझ में आ गया कि जो भी 296 सीट है उसमें से 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी जो वो कांग्रेस को मिल चुकी है, एंड दैट इज व्हाई दे डिड नॉट एक्सेप्ट बाद में कैबिनेट मिशन का भी प्रपोजल, एंड दे डिड नॉट ज्वाइन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को मिला। मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर रहा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इसलिए उनको जो है वो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करके हम लोगों ने टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया असेंबली का। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बना दिया गया और एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी उनको हेल्प करने के लिए थे। एलिफेंट की सील जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील जो है वो मान ली गई। फिर नेहरू जी ने 13 दिसंबर को, मतलब 4 दिनों के बाद में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो वो पेश किया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फिलॉसफी आप लोगों की जो वो बताई हुई थी। तो यही फंडामेंटल फिलॉसफी आज जो है हम लोगों को अपने प्रियम्बल में भी पूरी तरीके से वैसे के वैसे दिखाई देती है। फिर क्या हुआ? फिर आपका इंडिया जो वो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हुआ उस समय में इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान में और इंडिया में। तो ये जो पाकिस्तान वाले जो सीट्स थे वो आपको वहां पे भेजने पड़े और इधर की आपको यहाँ पे भेजने पड़ी। और दूसरी बात, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो आपकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी हुई थी, तो उन लोगों को भी पूरा अपना अपना जैसा आपको बनाना है वैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। तो ये आपके 1947 के एक्ट ने बेसिकली आपको बोल दिया।
और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन इतना भी बोला गया आपका 1947 के एक्ट ने कि अगर आप लोगों को अपना इंडिपेंडेंट, अगर किसी कंट्री को, किसी प्रिंसली स्टेट को अगर अपना इंडिपेंडेंट नेशन वगैरह बनाना है तो वो भी उन लोग कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक आपकी नहीं होगी। तो 1947 से जब आप लोगों की असेंबली जब आपकी काम कर रही थी तो इट यूज्ड टू वर्क इन टू मैनर। टू मैनर मतलब क्या कि देखो ये एक पार्लियामेंट का भी काम कर रही थी एंड इट वाज आल्सो वर्किंग एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी काम कर रही थी एंड पार्लियामेंट के तौर पे इन लोग जो बेसिक आपके जो लॉ वगैरह जो बनाने होते हैं, इवन लॉ मेकिंग का भी काम जो है वो कर रही थी। तो जब इन लोग लॉ मेकर के तौर पे मिलते थे तो जीवी मावलंकर यूज्ड टू head the session, and when they met as constituent assembly at that time, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ही यूज टू हेड द सेशन। तो आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर हुई है। और सिंस मुस्लिम लीग को अलग कर दिया गया तो फिर थोड़ी सी सीट जो वो वहां से अपनी कम कर दी गई। तो पहले जो आपकी 389 सीट थी, अब इंडिया में सिर्फ 299 रही, मतलब 90 सीट्स आपकी लगभग कम हो गई थी, क्योंकि आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला जो रीजन है वो आपका आपसे अलग हो चुका था। ठीक है, फिर बाकी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करने का काम, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करने का काम, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करने का काम, और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इलेक्ट करना अलग बात है और इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट करना अलग बात है। तो यहां पर जो हुआ है वो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहां पे इलेक्ट किया है। असेंबली 11 सेशंस में 2 साल 11 महीने 18 दिन तक मिली और फाइनली इन लोगों ने 64 लाख का एक्सपेंडिचर लगाकर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जैसे बिल से एक्ट जैसे आपका बनता है तो उसमें आपके 3 रीडिंग्स होते हैं, वैसे इसके भी 3 रीडिंग्स हुए। पहला ड्राफ्ट लाया, सेकंड ड्राफ्ट लाया, थर्ड ड्राफ्ट लाया, जो कि आपका नवंबर 14 को था, और फाइनली इसको नवंबर 26 1949 को इन्होंने अडॉप्ट कर दिया, जिसमें आपके लगभग 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और एक प्रीएम्बल था। ये हम लोगों ने अडॉप्ट उस समय में कर लिया। ओके, और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इसीलिए उनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नॉट टू फॉरगेट 26 ऑफ जो नवंबर है उसको हम लोग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका एग्जिस्टेंस में आया तो सारे के सारे प्रिंसिपल, सारे के सारे प्रोविजंस आपके फटक से इंप्लीमेंट नहीं हुए। रैदर इसमें से सिटीजनशिप के, इलेक्शन के, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन जो वो इमीडिएट आप लोगों के इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए थे, मतलब 26 नवंबर से ही शुरू हुए, और बाकी की रिमेनिंग जितना भी पार्ट था वो आप लोगों का 26 नवंबर से शुरू हुआ था। तो याद रखना, दिस इज रेफर्ड एज द डे ऑफ कमेंसमेंट। तो डे ऑफ कमेंसमेंट जो है वो हम लोग रिपब्लिक डे के दिन पे सेलिब्रेट भी करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर एनफोर्समेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर 26 नवंबर से क्या इंप्लीमेंट हुआ और 26 जनवरी से क्या इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो कुछ क्रिटिसिज्म इसका दिया जाता है कि भाई नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, नॉट अ सॉवरेन बॉडी है, टाइम कंज्यूमिंग था, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस था, लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनियन था, वगैरह वगैरह। ठीक है, और अपने को थोड़ा सा प्रीलिम्स के एंगल से याद रखना, हम लोगों ने मल्टीपल सोर्सेज जो वो छान मारे थे, और सोर्सेज जो वो अपने को ध्यान में रखने होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने क्या लिया, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। सेकंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव, रिट्स, उसके बाद में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैम्बलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड राज्यसभा में जो नॉमिनेशन का मेथड है वो, राज्यसभा में जो इलेक्शन का मेथड है वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिडरी पावर विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आपको मिलेगा? यस, अभी हम लोगों ने देखा है थोड़े दिन पहले, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 143। तो 143 का जो लिया हुआ है वो हमने वहां से लिया है। बाकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस,
वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो आपके प्रीएम्बल वगैरह में लिखे हुए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो आपका लिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके अलग अलग सोर्सेस। अब हम लोगों को जो समझ के लेना है वो है अपने लिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हम लोग सीधा सीधा कभी कभी बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया। ओके, कि इसमें समरी है, इसेंस है, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड उसको एन ए पालखी वाला बोलते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, इवन बहुत सारे लोग जैसे कि के एम मुंशी वगैरह है, उनका ये बोलना है कि भाई ये तो अपना हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप अपने को पता चलता है। और ये वाली ट्रेडिशन की प्रीएम्बल कहाँ से उठाना है या प्रीएम्बल सबसे पहले आगे आपको लगाना है, ये हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट में आपको मिलेगा, प्रीएम्बल आपको बताता है क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस। देखो इसमें ध्यान दो कि जस्टिस जो है वो आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बोला है, लिबर्टी जो है वो आपको थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की मिली है, इक्वालिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की मिली हुई है, और फ्रेटर्निटी सबके बीच में आपको प्रमोट करनी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्रमोट करनी है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आपको प्रोटेक्ट करके रखनी है। और ये आप लोगों ने अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को, हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। तो सोर्स जब आपको देखना है इसमें से, तो आपको क्या पता चलेगा सोर्स कहाँ है, सोर्स जब वो आपका पीपल है। ठीक है, उसके बाद में नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, इट इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अपनी मेंटेन करके रखना, और डेट जो है वो आपके कि कब इसको जो है अडॉप्ट किया है वो आपकी दी हुई है। ठीक है, सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है, सॉवरेन का मीनिंग दैट नो वन विल रूल अबव यू, ओके, यू आर द टॉप मोस्ट पर्सन, और आप जो है वो किसी को भी बाद में फॉलो नहीं करने वाले हो, आप लोग जो है वो लोगों को बताओगे कि क्या करना है। तो याद रखना सॉवरेन का मीन्स मतलब होता है वन हु इज अबाउट द रूलरशिप और कंट्रोल ऑफ अनदर। तो इसमें हम बोलते हैं कि भाई इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में आपका अल्टीमेट डिसीजन मेकर जो होगा वो कौन होगा, इंडिया ही होगा या इंडियन पीपल होंगे। भले ही आप यूएनओ के पार्ट हो या फिर आप लोग जो डब्ल्यूटीओ वगैरह में जुड़ते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी सॉवरेंटी खोई हुई है। सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है, सोशलिस्ट है हम लोग, तो सोशलिस्ट जो है वो हम लोग गांधीयन सोशलिज्म की तरफ में मूव्ड है। मतलब दो टाइप के आपके सोशलिज्म हो सकता है, एक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म हो सकता है जो कि वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करता है, दूसरा गांधीयन सोशलिज्म है जो कि आपकी सिर्फ इक्वालिटी की बात करता है। तो कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइवेट प्लेयर का होगा, कम्युनिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट का ओन्ड होगा, लेकिन सोशलिज्म में आपका मिक्सचर होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग लेते हैं कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों भी हो, ताकि इनइक्वालिटी ना बढ़े और ना ही आपकी लिबर्टी जो है वो खत्म हो। ठीक है, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ली हुई है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। ठीक है, हमारा जो है वो ब्लेंड जो है वो ज्यादा थोड़ा सा गांधीज्म का है और कुछ कंपोनेंट हम लोगों ने मार्क्सिज्म के भी लिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो वो सेक्युलर है, सेक्युलर का मतलब क्या है, दैट वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। ओके, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट अपना सोशलिज्म, अपना सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, वाइल अपना जो है वो है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। कि अपना ऐसा नहीं है कि स्टेट वुड नॉट इंटरवीन इन द रिलीजन, स्टेट विल इंटरवीन इन द रिलीजन, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस पे सबसे रहने वाला है, कि आपको हज के लिए भी सब्सिडी देगा और आप लोगों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी सब्सिडी देगा। तो इस तरीके का अपना सेक्युलर स्टेट जो वो अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे भी बोला है कि भाई अगर हम लोगों ने एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में अगर हमने सेक्युलर ये शब्द नहीं भी यूज किया होता तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर ही है और सेक्युलर ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे जो है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हम लोग डेमोक्रेसी है क्या, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल एंड फॉर पीपल जो है वो बेसिकली आती है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी भी आपकी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या है कि आपका ग्रीक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो वो डायरेक्ट फॉर्म की होती थी जिसमें लोग सीधा पार्टिसिपेट करते थे। इनडायरेक्ट क्या है, रोमन फॉर्म है कि भाई आप रिप्रेजेंटेटिव को भेजोगे और रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे बिहाफ पे काम करेगा। लेकिन अब मॉडर्न डेमोक्रेसी जो वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, इतनी पॉपुलेशन है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन फिर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ मैकेनिज्म जरूर हैं, जैसे कि आपके रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, प्लेबिसाइट है। तो इन मेथड से स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री जो है वो आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस कर रही है। और इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी आपकी दो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। एक जो है वो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म है और दूसरा जो है वो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। पार्लियामेंट्री में ऑब्वियसली व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स फास्ट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? दोनों में फर्क क्या है? कम ऑन गाइस, क्विकली समबडी रिस्पॉन्ड। वेरी गुड अंजलि। ओके, तो इट इज आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सिंपल, दैट योर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू योर लेजिस्लेचर एंड स्पेशली दैट ऑफ हाउस ऑफ पीपल। उसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वगैरह, ये सब आप लोगों का डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। ठीक है। तो ये था हमारे डेमोक्रेसी के बारे में। बाकी हम लोग रिपब्लिक भी है। तो गवर्नमेंट मोनार्कियल या फिर रिपब्लिक हो सकती है। मोनार्कियल मतलब क्या कि क्वीन इज द हेड, और ये आपका इनहेरिटेंस से वापस से क्वीन या क्वीन के बच्चे ही जो है वो वापस से हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। बट इंडिया में ऐसा है क्या? आंसर इज नो। हमारे यहाँ पे सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट ही नहीं, बट इवन बाकी भी कोई भी पोजीशन जो है वो आपकी हेरिडिटरी आपकी नहीं मिलती है, थ्रू सक्सेशन आपको कभी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग अपने आप को एक रिपब्लिक नेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है। तो डेमोक्रेसी है हम, बट रिपब्लिक नहीं है। सॉरी, डेमोक्रेसी है हम लोग, रिपब्लिक भी है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। ठीक है। बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? बेसिक फिलोसॉफी आपका बताता है, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस कैरेक्टर्स आपके बताता है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस दैट व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग। के मुंशी बोलते हैं हॉरोस्कोप है भाई अपने इंडियन का। अर्न्स्ट बार्कर बोलता है की नोट है। ओके। हिदायतुल्लाह जो कि आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने भी ऐसी बातें जो सिग्निफिकेंस में बताई हुई है। फिर बात आता है कि क्या आपका प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो पहले जो केस आया था बेरोबारी यूनियन का केस, उस समय में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं है। ओके। दो इट इज की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा उन्होंने जजमेंट दी। बट आपको पता है जुडिशियल रिव्यू का एक और मीनिंग होता है कि जुडिशरी खुद के ही डिसीजन जो है उनको वापस से रिव्यू करता है। तो जुडिशरी ने केशवानंद भारती केस में बेसिकली बोला कि उन्होंने अपने अर्लियर जो भी जजमेंट थे उसको कैंसिल किया एंड दे सेड दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द, दे सेड कि वी रिजेक्ट आवर अर्लियर ओपिनियन एंड प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट दे हैव हेल्ड नाउ। एंड एलआईसी ऑफ इंडिया केस में वापस से उन्होंने होल्ड किया कि हाँ आपका प्रीएम्बल जो है वो इंडिया का ही पार्ट है। बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दो चीजें और बोल दी। क्या बोल दी? कि देखो प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। कि ना तो ये सोर्स है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर में, ना ही ये आप लोगों का प्रोहिबिशन कोई लगाता है। एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड मल्टीपल टाइम्स। तो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। इनफैक्ट 1973 के बाद में तो पहले बेरोबारी यूनियन ने बोल दिया कि भाई नहीं होगा अमेंड, लेकिन 1973 में जब बोल दिया केशवानंद भारती ने कि हाँ भाई इट इज पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, तो फिर हम लोग आर्टिकल 368 के अंडर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने चेंज किया भी। ओके। चेंज हमने क्या किया कि इसमें हम लोगों ने 3 वर्ड जो वो डाले थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में हम लोगों ने डाल दिए थे। तो अमेंड भी होता है। ठीक है। फिर आपके 12 शेड्यूल्स होते हैं। 12 शेड्यूल्स में से फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आप लोगों का नाम बताता है, तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल जो है वो आप लोगों का बेसिकली बताता है कि आप लोगों के इमोल्यूमेंट्स वगैरह जो वो किसको कितने मिलेंगे, मतलब बेसिकली किसको कितना पैसा वैसा जो है वो मिलेगा, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें देखो 9 लोग हैं जिसके बारे में बात की हुई है। कौन कौन है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो 4 बंदे तो यही क्लियर हो गए आपके। फिर जजेस
दोनों भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, तो आपका पूरा लेजिस्लेचर की जो हेड है उनकी सैलरी, उसके बाद में जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, कैग हो गया, एंड लास्टली प्रेसिडेंट हो गया। तो इन सब की इसमें बेसिकली आपकी इमोल्यूमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेजेस आपके मेंशन्ड है। फिर आपका जो है वो आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में आप लोगों का क्या है, ओथ है। अब ओथ किस किस की है, ओथ जो है पहले तो एज अ कैंडिडेट आपको लेना पड़ता है, उसके बाद में आप लोगों को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेना पड़ता है और एज अ मिनिस्टर भी लेना पड़ता है। तो ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होगा और ये आपका यूनियन के लिए भी होगा। तो 6 ओथ तो आपके यही हो गए। उसके बाद में आप लोगों के बच्चे कुचे में कैग हो गया, और उसके बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, और आप लोगों के हाई कोर्ट के जज हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और कैग, तो ये वापस से आप लोगों के इनके जो है वो आपके ओथ वगैरह जो मेंशन्ड है। तो सबको ये क्लियर हुआ कि नेम्स, उसके बाद में इमोल्यूमेंट्स, एंड ये आप लोगों का है ओथ। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे। फिफ्थ शेड्यूल में आपके शेड्यूल्ड एरिया के प्रोविजंस दिए हुए हैं। सिक्स्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोविजंस दिए हुए हैं, खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के। सेवेंथ शेड्यूल में आपकी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 to 3, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। एट शेड्यूल में आप लोगों की 22 लैंग्वेजेस जो है, ओके, तो याद रखना 22 लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज जो है, तो वो आपकी उसमें लिखी हुई है। और देखो, कभी कभी हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि भाई आपके कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने इसमें लैंग्वेजेस ऐड की है। तो 20+71, 21+71 इज इक्वल टू व्हाट, 92। तो देखो 92nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने उसमें आप लोगों के ओडिया नाम जो है वो ऐड किया हुआ था। सॉरी, 92nd में हम लोगों ने कुछ ये देखो, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की थी। और ओडिया सिर्फ चेंज किया था ओडिया का 96th में। लेकिन 21st अमेंडमेंट में हम लोगों ने ये उर्दू, सिंधी और तेलुगु, उर्दू, सॉरी सिंधी हम लोगों ने 21st अमेंडमेंट में ऐड किया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली हम लोगों ने 71st में ऐड किया। तो 21, 71 एंड 92 ये तीनों भी आपके अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। फिर 9th शेड्यूल जो है वो पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट फर्स्ट अमेंडमेंट से ही हम लोग इसको लेके आए थे कि कुछ जो लॉज है वो आपको जुडिशियल स्क्रूटिनी से जब बचाने हैं तो आप लोग इसमें प्लेस करते हो। तो वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1951 में हुई थी, और ये आप लोगों का 9th शेड्यूल लाया गया। फिर 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन का लाया गया, तो ये आप लोगों का 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया। और इसमें बाद में जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आप लोगों के 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किए थे। फिर आप लोगों का आता है 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, जो कि आपके 73rd और 74th अमेंडमेंट से आपके लाए हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके शेड्यूल्स के बारे में। अगर हम लोग अब फर्स्ट आर्टिकल से अगर हम लोग स्टडी करें तो आपको पता चलेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहली बात, पहला आर्टिकल बोलता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम लोग अपने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। एंड स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो आप लोगों की जो भी टेरिटरी है वो आपकी बतानी पड़ेगी। एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या होता है, तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और आपकी जो हम लोग कहते हैं टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो ऑब्वियसली टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो आपका बहुत बड़ा है। और यूनियन ऑफ स्टेट जो है, तो यूनियन ऑफ स्टेट में आप लोगों के सिर्फ स्टेट जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट, और ये आपका इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट है हम लोगों ने, और फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज नहीं किया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट जो वो यूएस में ये वाला शब्द जो है वो यूज होता है, और उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो बॉटम अप वाले फेडरेशन है, कि हम लोगों ने नीचे से इसको ऊपर बनाया हुआ है। बट ऐसा नहीं है, अपने इंडिया में हम लोगों ने यूनियन ही पहले एग्जिस्टेंस में आया था और बाद में हमने स्टेट बनाए थे, तो इसलिए हम लोग ये वाला वर्क करते हैं। बी आर अम्बेडकर का भी यही बोलना था कि पहली बात, वी आर नॉट रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, और दूसरी बात, स्टेट्स डज नॉट हैव राइट टू सेसेड, तो वो यहाँ से बेसिकली निकल नहीं सकते हैं। तो एट प्रेजेंट आज 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और ये सब जो है वो अपने यूनियन ऑफ स्टेट का डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल 2, 3 एंड 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 2 किस लिए है, आर्टिकल 2 देखो, क्योंकि आपका आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि सच अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, तो हम लोग क्या है बाद में किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर उसको एक्वायर करना है और इंडिया का पार्ट अगर बनाना है, तो आप कौन से आर्टिकल से बनाओगे, आंसर इज आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल 2 आपकी फॉरेन टेरिटरीज को इंडिया में स्टेट बनाने का काम करेगा, और आर्टिकल 3 जो है वो आपके एग्जिस्टिंग जो स्टेट है, ठीक है, उनको चेंज करना है, उसको तोड़ना है, मरोड़ना है, तो वो आपका होता है। तो आर्टिकल 3 गिव्स द पार्लियामेंट टू पावर, ओके, पावर
टू इंक्रीज, डिक्रीज, अल्टर द नेम या अल्टर द बाउंड्री, सब पावर जो है वो देता है। या फिर एक नया स्टेट वगैरह बनाना है तुमको तोड़ के मोड़ के, तो वो भी आप लोग जो है वो पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है। लेकिन ये करते समय में पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से जाके प्रायर जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, और प्रेसिडेंट भी ये वाला बिल जो है वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजता है विद इन स्पेसिफिक टाइम। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने आपका ओपिनियन जो भी है वो आपको देना पड़ता है कि भाई हाँ हम लोग एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि अगर उन लोग एग्री करते हैं तो ही अपने को वो वाली चीज जो वो इम्प्लीमेंट करनी होगी। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो भी हम लोग जो है वो बेसिकली दो स्टेट को तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने तो मना किया था कि भाई मत बनाओ तेलंगाना, बट फिर भी बनाया गया। तो पार्लियामेंट के पास में पूरी पूरी पावर है अगर उसको एक स्टेट को बनाना है तो। और चाहे गोवा को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हो, या फिर हम लोगों ने पुडुचेरी को बाद में इंटीग्रेट किया हो, या फिर सिक्किम को इंटीग्रेट किया हो, ये सब हमने किससे इंटीग्रेट किया था? इट वाज थ्रू आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 2 एंड 3। तो why do we have article number 4? So article 4 is to tell you that whatever the changes that you will be doing in article number 2 and article number 3 shall not be construed as amendment under article number 368, rather it should be construed as simple, आपका जो ऑर्डिनरी लॉ है उसकी जैसे ही आप लोग अमेंडमेंट कर सकते हो। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग 3 तरीके से अमेंड कर सकते हैं: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। Special majority and special majority plus consent of state is mentioned in article number 368, but simple majority, where is it mentioned? It is usually mentioned after the particular article. जैसे इसमें 2 3 है, उसके पीछे ही आपने 4th नंबर में मेंशन कर दिया है। ओके, और टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। मैंने आपको बताया टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप लोगों का बहुत मतलब इट्स अ वाइडर कंसेप्ट, और यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो आपका छोटा कंसेप्ट, क्योंकि आपका later includes only state, while former includes not only state but also union territories and also the territories that may be acquired in the future. तो इसलिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट में, ये टर्म्स में आपका फर्क है। बाकी नोट करने वाली जो बात है, क्योंकि और याद रखो हम लोगों ने आर्टिकल 2 से दादर नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, पुडुचेरी हुआ, सिक्किम हुआ, इन सबको हमने बाद में इंटीग्रेट किया ही था। तो आर्टिकल 2 आपका न्यू जो पार्ट नहीं है उनको न्यू स्टेट बनाने का काम करता है, और आर्टिकल 3 जो ऑलरेडी पार्ट है उनको बनाने का काम करता है। लेकिन आर्टिकल 3 में भले ही पार्लियामेंट को ये सब पावर मिले हुए हैं, और याद रखो कि पार्लियामेंट जो है वो मतलब किसी भी स्टेट को खुद मतलब पार्लियामेंट से टूटने का हक नहीं है। ओके, किसी भी स्टेट को अपने यूनियन ऑफ इंडिया से टूटने का हक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को ये हक है कि किसी भी स्टेट को हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन फेडरल सिस्टम को ऐसा बोला जाता है कि इट इज यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो देखो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। बट अपने यहां पे क्या है? अपने यहां पे है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। सबको ये वाला डिफरेंस क्लियर हुआ है? कम ऑन गाइस। ओके, गुड। बाकी फिर मैंने आपको बताया कि जो भी अमेंडमेंट होती है वो 368 के अंडर नहीं कंसिडर की जाएगी। बट फिर एक बार पार्लियामेंट में मतलब एक बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये वाला क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 3 में जो आपका डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट जो लिखा हुआ है, डज इट ऑल्सो मीन कि हम लोग जो है मतलब पार्लियामेंट जो है वो कोई अपनी टेरिटरी जो है वो छोड़ सकती है, मतलब अपनी इंडियन टेरिटरी जो है वो छोड़ सकती है और फॉरेन स्टेट को दे सकती है? तो कैन इट बी अलाउड? और खास करके ये वाला केस जो आपका बेरूबारी यूनियन के ही केस में जो है वो आया हुआ था। बेरूबारी यूनियन केस में वापस से यही वाला इशू आया कि हम लोग जब एक बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान के साथ में जब हम लोग सेटल कर रहे थे, तो कुछ पार्ट जब अपना हम लोग दे रहे थे, ठीक है, तो उस समय में ये वाला क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या हम लोग जो है जब वेस्ट बंगाल से एक पार्ट जब वो तोड़ के किसी और को दे रहे हैं तो कैन इट बी डन? तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 3 डज नॉट कवर द सेशन एंड इट मींस कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सेडेड ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। कि सिंपल मेजॉरिटी से आप जो है वो डिमिनिश नहीं, मतलब अगर कोई एरिया अगर आप लोग किसी और को दे रहे हो तो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करोगे, स्पेशल मेजॉरिटी से आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए 1960 में अपने को स्पेशल मेजॉरिटी से
अमेंडमेंट करके ये वाली चीज जो है वो पाकिस्तान को बाद में देनी पड़ी। फिर वापस से ऐसा ही जब क्वेश्चन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार जो है वो ये कहा कि मेरे हिसाब से सिंस तुमने वो बेरूबारी यूनियन केस का जो इशू जो था वो जब तुमको सॉल्व करना था तो इट वाज अ बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, तो आप बाउंड्री जो है वो सेटल कर रहे थे और उसमें अगर कोई एरिया इधर का उधर या उधर का इधर अगर कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। व्हाट यू रिक्वायर इज जस्ट अ सिंपल एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, तो एग्जीक्यूटिव से ही हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल जब हम लोगों ने बांग्लादेश को ये 101 एनक्लेव्स और 51 एनक्लेव जब अपने को बांग्लादेश से मिले तो हम लोगों ने इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास वगैरह करके दिया हुआ था, ठीक है। बाकी इवोल्यूशन कैसे हुआ तो सबको पता ही है, आप लोगों ने सबने प्रधानमंत्री सीरीज देखी होगी कि हमारे स्टेट जो वो कैसे बने हैं। तो जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इतने स्टेट नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट इनको 4 कैटेगरी में तब डिवाइड करके रखा हुआ था कि आपका पार्ट ए हुआ करता था, पार्ट बी हुआ करता था, पार्ट सी हुआ करता था एंड नॉट टू फॉरगेट पार्ट डी हुआ करता था। तो पार्ट ए में जो आपके ब्रिटिश इंडिया के जो पार्ट थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, ये सब आपके थे। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, और उसके बाद में आपका राजस्थान, सौराष्ट्र, और ये भी आपके अगेन कुछ ब्रिटिश इंडिया के ही पार्ट थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट बाद में जो इंटीग्रेट हुए उनको हम लोगों ने अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको हमने पार्ट सी में रखा और यूनियन टेरिटरी टाइप के जो चीज़ें थी उसको हमने पार्ट डी में रखा। तो ऐसे जो है वो अपने 1950 में अपनी इंडिया की टेरिटरी जो वो हुआ करती थी, तो ऐसे ए बी सी और डी में हम लोगों ने उसको डिवाइड करके रखा हुआ था। बट फिर आपको पता ही है कि हुआ क्या, और ये 552 प्रिंसली स्टेट को हमने इंटीग्रेट किया था, 3 जो है खास करके हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को इंटीग्रेट किया। अदरवाइज आज अपना इंडिया जो वो ऐसा दिखता था, इसको हम बोलते हैं मॉथ इटन इंडिया, ठीक है। तो ये मॉथ इटन इंडिया आज नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक ही बंदे का खास बात है, वो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। एनीवेज, बट स्टेट जो है उनका कहना था कि भाई हमको लैंग्वेज के बेसिस पे हमको रीऑर्गेनाइज किया जाए। बट अगेन अपने सरदार पटेल हो या फिर नेहरू जी हो या फिर पट्टाभी सीतारमैया हो, इन सबको एक ही चीज़ का डर था कि हम लोग ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो चुके हैं। तो भले ही कांग्रेस जब इंडिपेंडेंस के समय में बोली थी 1930 में, इन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि अगर हुआ तो हम आप लोगों के लिए क्या होगा, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको स्टेट बना के देंगे। बट फिर नहीं बना के दिया क्योंकि इनको डर था कि वापस से कभी डिवाइड ना हो जाए हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे। इसलिए सबसे पहले कुछ स्टेट जब एजिटेट कर रहे थे तो एक आपका धार कमीशन आया। तो धार कमीशन जो है वो आपके लैंग्वेज के लिए बनाया जून 1948 में। दिसंबर तक रिपोर्ट सबमिट की, बट रिपोर्ट में बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाओ। लोग खुश नहीं थे, बोले नहीं इंडिपेंडेंट कमेटी बनाओ। तो जेवीपी कमेटी बनाएगी, जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी कमेटी ने भी रिकमेंड किया 1949 में कि हम लोग जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। उतने में पोटी श्रीरामल्लू, ओके, जो कि गांधीयन लीडर थे और तेलुगु, अपना तेलुगु देश जो है वो अलग से इन लोग जो है मांग रहे थे, तो उनकी 56 डे तक जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो गई और फिर तो भैया हंगामा ही हो गया। और हंगामा होने के बाद में जो रायट्स हुए तो उसके बाद में फाइनली नेहरू गवर्नमेंट ने फाजल अली कमीशन जो अपॉइंट किया, जिसमें के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू भी उसके मेंबर्स थे। सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने देखो अब इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि हम लोग वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं रखेंगे। नो डाउट लैंग्वेज के बेसिस पे आप करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी या एक लैंग्वेज का एक स्टेट होगा। ऐसे तो भाई हजारों स्टेट आपको बनाने पड़ जाएंगे, हजारों लैंग्वेजेस हैं। तो इसलिए इन्होंने ये वाली पॉलिसी रिजेक्ट की। बट यस, उन्होंने बोला कि इंडिया की यूनिटी को कंसिडरेशन में रखते हुए हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई 16 स्टेट बनाओ और 3 एडमिनिस्टर्ड, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज बनाओ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट जो वो इन लोग लेके आए 1956 में। तो पहले जो आपका पार्ट ए बी सी डी वगैरह जो हुआ करता था उसको सब खत्म कर दिया, और अब जो है वो आपका सीधा आप लोगों के 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आपके बना दिए। तो देखो आपका इधर 16 बोला था तो 14 बना दिए, और 3 बोला था तो 6 बना दिए, ठीक है। तो 2 इधर कम और 3 इधर ज्यादा। तो नवंबर 1 1956 में आपका ये जो है वो कर दिया। तो इन्होंने ऐसा इस लेवल पे कुछ जो है वो थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन किया था। अब इसमें आप लोग एक चीज याद रखो, बॉम्बे प्रोविंस ऐसी की ऐसी थी आपकी। इसका मतलब क्या है कि गुजरात और इसको डिवाइड नहीं किया हुआ था।
तो अब इनकी ये भी लड़ाई वगैरह शुरू हो गई कि भाई हमको हमारा अलग से बना के दो, ये करके दो, वो करके दो। ऐसे आप लोगों के बहुत सारी जो चीज़ें थी उनको थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए बोला गया। तो फाइनली फिर हुआ यूं कि आपका धीरे धीरे जो है सबसे पहले आपके अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमेंडमेंट हुए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं कि महाराष्ट्र, सबसे पहले महाराष्ट्र की अमेंडमेंट आई आपकी, कि जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें नहीं बनाया गया, लेकिन फिर तोड़ना पड़ा और महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया बॉम्बे को तोड़ के। ठीक है। फिर आप लोगों के ऐसे ही बाद में हरियाणा और पंजाब, सॉरी, आपका हरियाणा और पंजाब भी 1966 में अलग करना पड़ा। फिर ऐसे ही आप लोगों का बाद में 2000 में उत्तराखंड बनाया गया, हिमाचल प्रदेश भी आपका 1971 में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही आप लोगों का नागालैंड देखो 63 में बनाया गया, क्योंकि ये पहले सब असम के पार्ट हुआ करते थे। तो फिर अरुणाचल प्रदेश भी 87 में बनाया, 72 में मणिपुर बनाया, 87 में मिजोरम बनाया। तो ऐसे ये सब आपके अलग अलग स्टेट जो बनाते गए। और बिहार भले ही 1950 में बना, लेकिन झारखंड को इससे अलग कर दिया गया 2000 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया। और आपका क्या कहते हैं ना, इसको भी छत्तीसगढ़ जो है, तो इसको मध्य प्रदेश से बाद में अलग कर दिया गया था। तो ऐसे जो है आपका बना, और 2014 में तेलंगाना को बनाया गया। ठीक है। और ये माहे वाहे इनको हम लोगों ने बाद में पुडुचेरी को वगैरह हम लोगों ने 1954 में वगैरह ले लिया था और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। और फाइनली एक 2019 में हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी भी बना दी। तो ऐसे हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें बनाई और ऐसे अपना ये आज जो है वो स्टेट जो वो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। सबको ये सब चीज़ें क्लियर हुई एवरीवन? नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको जस्ट सिखाया कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप कर सकते हो, और लेजिस्लेचर जो चीज़ें चाहे वो चेंज कर सकती है। क्या? आंसर इज यस। ओके। जो चीज़ें चाहे वो चेंज कर सकती है, क्या? आंसर इज यस, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रह के। ये बेसिक स्ट्रक्चर कब इवॉल्व हुआ था? आपका केशवानंद भारती के केस में आप लोगों का इवॉल्व हुआ था। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो है वो आप पहले तो आपको प्रोसीजर से बेटर टाइप्स पता होने चाहिए। तो आपका 3 टाइप से अमेंडमेंट होता है। एक स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा रैटिफिकेशन, और तीसरा जो है वो आपका एकदम सिंपल मेजॉरिटी से होता है। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी आपके आर्टिकल 368 में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये कहाँ मेंशन होती है? मैंने आपको बताया कि उस आर्टिकल के पीछे, जैसे 2 एंड 3 में कैसे चेंज होगा वो आपके 4 में लिखा हुआ है। ठीक है। और सिंपल मेजॉरिटी से कौन-कौन सी चीज़ें आप लोग चेंज करते हो, तो वो याद रखो। और उससे भी बेटर है पहले याद रखो कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट कौन कौन सी चीजों से करते हो, मतलब कौन कौन सी कंटेक्स्ट में करते हो। तो भाई जहां पर भी आपका फेडरल फीचर जो है वो ब्रेक होने वाला हो या फेडरल फीचर पे आपका आघात होने वाला हो, वो आप लोगों का स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और कंसेंट ऑफ स्टेट से होता है। कि जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन या उसका मैनर अगर आपको चेंज करना है, या फिर एग्जीक्यूटिव का पावर और यूनियन का पावर का रीच कितना होगा वो आपको चेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का कुछ चेंज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अगर आपको चेंज करना है। गुड जीएसटी हो गया, एनी लिस्ट इन 7 शेड्यूल हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट हो गया, या फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 368 ही अगर चेंज करना है तो ये आपको मतलब कंसेंट ऑफ स्टेट के साथ में करना पड़ता है। तो पहले तो आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास करो। नाउ व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? तो इट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इट शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है। और जब इन लोग स्टेट को भी बोलते हैं तो स्टेट के को ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं दी कि आपको इतने इतने दिनों में ही कंसेंट जो है वो देना है। तो स्टेट को जब मर्जी हो तब इन लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर आपका है सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी से अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड शेड्यूल में कुछ चेंज करने हैं, कोरम का कोई चेंज करना है, सैलरीज और अलाउंसेस अगर पार्लियामेंट के मेंबर के चेंज करने हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीजर अगर चेंज करने हैं, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट अगर चेंज करने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के यूज पे, नंबर ऑफ जजेस है, कन्फाइन कॉन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिटीजनशिप है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, यूनियन टेरिटरी है, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, ये सब आप लोग सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। और जो भी सिंपल मेजोरिटी प्लस एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट में फॉल नहीं करता है, वो बाकी का सब कुछ आपका मेजोरिटी ऑफ द चीजें आपकी स्पेशल मेजोरिटी से हम लोग चेंज करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हो या आप बाकी की आपकी कोई भी प्रोविजंस हो। तो ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है चेंज करने की? तो आप लोग जो है वो सिंपल है, डिपेंड करता है आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए। तो किसी भी हाउस में आप लोग बिल लेके आ सकते हो
उसके बाद में लोकसभा में लाया तो राज्यसभा में भेजो, राज्यसभा में लाया है तो लोकसभा में भेजो। सिर्फ इतना याद रखना कि इसमें आपकी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अगर दोनों का मतभेद है लोकसभा और राज्यसभा का तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट को जब ये भेजते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है हाँ बोलना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास में और कोई चारा नहीं है। ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है वो अमेंडमेंट लाई हुई थी कि प्रेसिडेंट विल हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल you cannot even return the bill, you cannot reject, you only have one option and that is to say yes. तो आई होप सबको ये वाली क्लियर है आइडिया। देखो 7th पॉइंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, ही कैन नीदर विदहोल्ड नॉर रिटर्न द बिल। ठीक है, तो ऐसे जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी जब आपको चेंज करना होता है तो हम लोग करते हैं। यहाँ तक के सारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आइडिया सबको क्लियर हो गए हैं। आई आस्क्ड ऑल द 7 पीपल, सब लोग बताओ। ओके, तो सप्तर्षि, अब हम लोग बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ में। तो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट है। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉपी किए हैं जब बिल ऑफ राइट्स आपकी बात हुई थी, जिसको कभी कभी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी हम लोग बोलते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोगों को सबको जो है वो राइट्स मिले हुए हैं। राइट्स कैसे हैं? राइट टू फूड होना चाहिए आप लोगों को, राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए आप लोगों को, राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की लाइफ होनी चाहिए आप लोगों की। ऐसे ही राइट टू लीजर, कि भाई आपको थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। तो ये सब आपके राइट्स हैं। इसी के अलावा लीगल रेमेडीज आपको मिलनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मिलना चाहिए कुछ फायदा, फायदा मतलब एटलीस्ट बेनिफिट जो आपको मिलने चाहिए कि आप लोगों को काम ना करना पड़े प्रेगनेंसी में। और अगर आप सिक वगैरह हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है कि भाई आपके राइट टू वोट हो आप लोगों को, या फिर आप लोगों का क्या कहते हैं ना कि इक्वालिटी मिले आप लोगों को, इक्वालिटी हो आप लोगों की। उसके बाद में फ्रीडम मिले आप लोगों को। तो जो राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे पाया, ठीक है, जिसको जस्टिस, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, उन राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। और उन राइट्स को जिसको हम लोग नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ सम और अदर लैकिना, तो वो हम लोग जो है उनको हम लोग डीपीएसपीज के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट के बीच में, कि आप लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो आपके जस्टिसिएबल होंगे हमेशा से। ठीक है, और ये यूएसए से हम लोगों ने लिया है और आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का काम जो वो करता है। एंड फंडामेंटल राइट जो है वो आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ लॉ बनाता है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मेन। गवर्नमेंट ऑफ मेन क्या होता है कि भाई कुछ भी जब मन में आ जाए तो वैसा करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो है वो यहाँ पे आपके कुछ अलग अलग जो है वो फंडामेंटल राइट को हम लोग देख सकते हैं। क्या है भाई? राइट टू इक्वालिटी। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ इक्वालिटी में इक्वल को याद रखो, और आपका 14, 15, 16, 17 और 18 5 लेटर्स जो है वो और 5 आर्टिकल्स आ जाएंगे। राइट टू फ्रीडम है, मतलब क्या? फ्री है, तो फ्री में आपके हो गए 19, 20, 21, 22, और इसमें 21A भी ऐड कर दो। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में अगेंस्ट का 23 और एक्सप्लॉइटेशन का 24। अगेन फ्रीडम है तो फ्रीडम का फ्री मतलब 4 हो गए आपके, तो 25, 26, 27 और 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की हम बात करें तो अगेन आपका 29 एंड 30। राइट टू प्रॉपर्टी आपका पहले था, अब हट गया है, तो आर्टिकल 31 में हुआ करता था, वो अब गया, तो अब आपका आर्टिकल 32 सिर्फ बचा हुआ है। तो आर्टिकल 32 में आपके वो 5 रिट पिटिशन वगैरह जो है वो आप सबके इसमें आते हैं बेसिकली। तो ये आपके फंडामेंटल राइट अभी हमको मिले हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी याद रखना, कॉमन मिस्टेक लोगों की ये होती है कि उन लोग बोलते हैं कि भाई 42nd अमेंडमेंट से हटाया गया, नहीं, इट वाज थ्रू 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, नाउ इट हैज बीन मेड अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट के कि भाई ये सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन व्हाइल अदर्स आर आल्सो अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स को कौन कौन से अवेलेबल नहीं है? तो मैं हमेशा बताता हूं 1920, सॉरी, सबसे पहला है आपका 15, ओके, दूसरा है आपका 16। तो 15 जो है वो आपका नो डिस्क्रिमिनेशन, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह का रिजर्वेशन वगैरह जो है वहां पे आता है। 16 जो है वो आपका क्या है? वो आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन का हो गया, तो 15, 16 उनको नहीं है। और 29 एंड 30 उनको नहीं है, जो कि माइनॉरिटीज को हमने दिए हैं।
और एक तीसरा जो राइट नहीं है उनको, वो है 19। तो ये 5 राइट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे राइट जो वो सारे फॉरेनर्स को अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब क्या कि उस पर लिमिटेशंस आपके लगा सकते हैं। उसके बाद में दे आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, लेकिन कभी कभी कुछ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं मिलते आपको। फिर निगेटिव कैरेक्टर के हैं। निगेटिव कैरेक्टर मतलब क्या कि स्टेट को आप मना करते हो कि ये नहीं करना है आपको। ठीक है, स्टेट को आपके बोलते हैं कि मना करता है कि ये नहीं करना है। और कुछ कंटेक्स्ट में स्टेट को आप पॉजिटिव भी है कि जहां पे आपके वाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर कॉन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, तो ये भी आप लोगों को मिलता है। तो दे आर जस्टिसिएबल, दे आर डिफेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग फंडामेंटल राइट का गारंटर बोलते हैं। एंड इन मल्टीपल जजमेंट इट हैज बीन सेड कि दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, कि भाई एकदम मतलब एकदम महापवित्र नहीं कि आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट को हम छू भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट को जो राइट हटाना है हटा सकता है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रह के। ओके, और दे आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी वगैरह चल रही तो इसको सस्पेंड भी टाइम टू टाइम किया जा सकता है। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वॉर एंड नॉट ड्यूरिंग द इंटरनल वॉर, इंटरनल इमरजेंसी। तो वो हम लोग आगे वैसे भी देखने वाले हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब जो है वो आर्टिकल 12 जो है वो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 क्या है। तो आर्टिकल 12 जो है वो पहले तो स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि आपको ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में मिले हैं, ये आपको मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट में। तो स्टेट की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना कि भाई स्टेट कौन है। तो स्टेट में आप लोगों की गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या हुआ, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब क्या, स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर। ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो सारे लोकल बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके हैं वो सब, और अगर ओएनजीसी अगर वो सब हैं तो वो भी आप लोगों की स्टेट अथॉरिटीज है, तो ये सब कंट्रोल में आता है। तो जुडिशरी है क्या इसमें, तो जुडिशरी इसके अंडर में नहीं है, याद रखना। खास करके जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो बिल्कुल भी उसके अंडर में नहीं है। फिर आपका आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है, वो लॉज डिफाइन करता है, लॉज इनकंसिस्टेंट जो है उसका। तो भाई कौन कौन से लॉज जो है वो आप लोगों के खत्म हो जाते हैं कि अगर तुम्हारे, तो पहली प्रोविजन जो है वो ये बोलती है कि जब हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके पहले के जितने भी आपके लॉज थे, ओके, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो जिस लेवल तक उन लोग इनकंसिस्टेंट है उतने लेवल तक वो क्या हो जाएंगे, आपके नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स याद होगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे आपकी आती है कि भाई जितना एक्सटेंड तुम्हारा गलत है बस उतना ही एक्सटेंड आप लोगों का नल एंड वॉइड हो जाएगा, बाकी आपका एक्ट वैसे ही रहेगा। और 1950 के बाद का भी, तो 1950 के बाद का प्रोविजन सेकंड में लिखा हुआ है। 1950 के बाद भी अगर आप ऐसा कोई लॉ लेके आते हो तो टू द एक्सटेंट कि आपका लॉ इनकंसिस्टेंट है, वहां तक आप लोगों का बेसिकली नल एंड वॉइड रहेगा। ठीक है, आगे थर्ड जो आपका पार्टी का थर्ड जो आपका प्रोविजन है वो आपका ये डिफाइन करता है कि लॉ का मीनिंग क्या है। लॉ मतलब आपका ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, सब लोगों को हम लोग जो है वो लॉ में कंसिडर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली लॉ मतलब सिर्फ आप लोग जो बिल वगैरह पास करके आप लोग एक्ट बनाते हो उसको यूजुअली लॉ बोलते हैं। बट इधर में आप लोगों का वो वाले चीज नहीं है। इधर में आप लोगों का क्या है, इधर में लॉ मतलब आप लोगों का ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब आपका इंक्लूडेड है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके गुड। नेक्स्ट जो है लॉज इन फोर्स, मतलब क्या, लॉज इन फोर्स मतलब इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और याद रखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन लोग लॉ नहीं कंसिडर करना चाहते थे, ये इंदिरा गांधी ने लड़ा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हटा दिया था बाद में। ओके, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली कि क्या क्या बॉडी जो वो आपके इसके अंडर में आएंगे और इनके अगेंस्ट में आप लोग जा सकते हो। जो लॉ इनकंसिस्टेंट है, चाहे पहले के हो या फिर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बने हैं, उन सबको आप लोग जो है वो ये करोगे, मतलब बेसिकली उन सब को आप लोग नल एंड वॉइड करोगे अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं राइट टू इक्वालिटी। व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी? तो इट मींस आप लोगों का
equality before law and equal protection of law. Now what is meaning of this? Equality before law मतलब no special privileges to anyone. Okay? और equal protection of law मतलब क्या? कि equal should be treated equally and unequal should be treated unequally. मैं इसमें हर बार आपको एग्जांपल देता हूं. ओके? कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होगा? कि अगर दो अंधे बच्चे हैं, ओके, दो अंधे अगर बच्चे हैं वहां पर, और मेरे पास में अगर 6 eggs हैं, 6 eggs if I have, so what will be the equality before law? Equality before law would mean that 3 eggs I will be giving to person A and 3 eggs I will be giving to the person B. बट अगर ये तो हो गया आपका इक्वल्स है ना, तो इसलिए ठीक है, आपको आप नो स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं दे रहे हो. लेकिन अगर अनइक्वल हुए तो क्या हुआ? अनइक्वल मतलब क्या? कि भाई आपके पास में 6 eggs है, बट देर इज वन एथलीट एंड देन देर इज अ ब्लाइंड पर्सन, सो हुम यू आर गोइंग टू गिव द एग्स मोर. तो यहाँ पे एथलीट को 4 अगर आप लोग एग देते हो तो वो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, और इसको अगर 2 एग देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दैट वोंट अमाउंट टू इन इक्वालिटी. वाई इट वोंट अमाउंट टू इन इक्वालिटी? बिकॉज यहाँ पे आप अनइक्वल को अनइक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे हो. एथलीट को ऑब्वियसली आपको ज्यादा चाहिए होगा. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का हमेशा मतलब समझ के लो, दिस इज निगेटिव कंसेप्ट. निगेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? कि नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कि भाई आप लोग जो है वो इक्वल को इक्वल ट्रीट करो और अनइक्वल को अनइक्वल ट्रीट करो. तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव कनोटेशन है कि भाई वुमन अगर जो है, वुमन जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से थ्रू जाना पड़ता है, वुमन प्रेग्नेंट होते हैं, वुमन जो है वो बच्चों को लेके घूमते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए बस में आप लोग सीट अगर रिजर्व करते हो तो दैट डज नॉट अमाउंट कि हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है हटा रहे हैं करके. ओके, सो पर्सन जो है वो आपके लीगल पर्सन भी इसमें आता है, कि हर एक कंपनी, कॉर्पोरेशन वगैरह सब कुछ इसमें आ सकते हैं. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, absence of any special privileges in favor of any person, and equal subjection of all the person under the ordinary law. कि लॉ के अबाव कोई नहीं होगा, सब लोग लॉ के नीचे होंगे. जो नो पर्सन वेदर रिच पुअर कोई भी हो, आप लोग जो वो लॉ के अबाव कोई नहीं रहेगा. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में equality of treatment under equal circumstances, okay, both in privileges and liabilities, and similar application of law to all the person who are similarly situated. The like should be treated alike without any discrimination. So this is what is the meaning of equal protection of laws. Thus the former is negative concept and later is a positive concept. तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं. आर्टिकल 14, तो मैं आपको बताया कि इसमें आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप लगा सकते हो, कि आपको अगर वायलेट करना है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे कर सकते हैं. एवी डाइसी ने बोला था कि भाई आप लोगों का रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है किसी को भी आर्बिट्री पावर नहीं देनी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं हो, और आप लोगों के राइट्स हैं इसलिए आप लोगों को लॉ बनाते हो आप लोग, तो इसलिए वो आपका रूल ऑफ लॉ को ऐसे डिफाइन करता है. तो रूल ऑफ लॉ बनाने का काम जो वो आपका आर्टिकल 14 जो बेसिकली बनाता है, एंड इट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर. बट डज इट मीन कि इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है ना एक्सेप्शन? कि आपका आर्टिकल 14 बोलता है स्पेशल प्रिविलेजेस हम किसी को नहीं देंगे, बट फिर आपने क्या किया है? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन को अगर कोर्ट बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा. एक ऑर्डिनरी सिटीजन के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो कर सकते हैं, बट इनके अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते हो. तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया. उसके बाद में आप लोगों का नो पर्सन शैल बी लायबल इन सिविल और क्रिमिनल केस, नो पर्सन शैल बी लायबल इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस इन कोर्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर. तो अगर कोई न्यूज़पेपर में अगर पार्लियामेंट की रिपोर्ट वगैरह कोई पब्लिश कर रहा है तो उसमें भी नहीं होना चाहिए. उसके अलावा अगर कोई यूएनओ के मेंबर है, फॉरेन अगर कोई आपके एम्बेसडर वगैरह है, तो उनके ऊपर में भी आप लोग ये वाले लॉ जो है वो नहीं लगा सकते कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि इनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को जो है वो इम्यूनिटी मिलती है. ठीक है. एंड अगर पार्लियामेंट में किसी ने भी कुछ भी बोला है, या स्टेट लेजिस्लेचर में किसी ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कुछ भी बोला है, तो उस बोले हुए कंटेक्स्ट में आप लोग डिफेमेशन या फिर अरेस्ट का केस जो वो नहीं करवा सकते हो. तो ये कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं. बट इसी के अलावा एक और एक्सेप्शन है, वो है आपका आर्टिकल 31C. व्हाट इज 31C? 31C जो है ये बोलता है कि अगर आपके 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए, 39B और C क्या है? 39B बोलता है कि भाई आपका रिसोर्सेज जो है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और C बोलता है कि आप लोगों की वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए किसी भी लोगों के हाथ में. तो इसके लिए अगर आप आर्टिकल 14 वायलेट करते हो तो वो आपको अलाउ होगा. ये बेसिकली आपका 31C बेसिकली बोलता है.
ओके, और कोर्ट ने भी फिर होल्ड किया था, दे हेल्ड दैट आर्टिकल 31 सी कम्स इन, आर्टिकल 14 जो है वो आपका चले जाता है। ठीक है, तो ये देखो आर्टिकल 39 बी और सी क्या है कि भाई ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। एंड सी जो है वो बोलता है द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये इसके लिए आपके बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभी एक हम लोग काम करते हैं, एक शॉर्ट हम लोग ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद में हम लोग आगे जो है वो अपना आर्टिकल 15 से कंटिन्यू करते हैं। सो वी आर ऑन अ 5 मिनट का ब्रेक। एवरीवन ओके? अरे हाँ, नहीं कुछ तो बोलो। ओके गुड।
Everyone audible? Okay. Good. ठीक है. Now let us begin with आर्टिकल नंबर 15. और ये आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब अपने को कवर करना है. तो इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, सबसे पहले आपको बता दूं कि अपने इंडिया में रिजर्वेशन जो है वो आपको 3 टाइप का मिलता है. एक जो है वो है आपका पॉलिटिकल, दूसरा जो है वो है आप लोगों का इकोनॉमिकल, सॉरी इकोनॉमिकल क्या बोल रहा हूँ मैं, एजुकेशनल, और तीसरा जो है वो है आप लोगों का एजुकेशनल, एंड तीसरा जो है वो आपका है एम्प्लॉयमेंट. तो जो आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो आपको मिलता है आर्टिकल 332 से. किस किस को मिलता है? एससी और एसटी को मिलता है. वैसे अगर आप 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की अगर आप बात करो तो उसमें वुमन को भी मिल जाता है. एससी एसटी को तो मिलता ही मिलता है, इवन ओबीसी को भी मिल सकता है. बट ये 73rd 74th के अमेंडमेंट के थ्रू है, तो इसलिए इसको हम लोग अभी नहीं कंसिडर करते हैं. तो 332 के थ्रू अगर हम करें तो 84 सीट्स इनको और 47 सीट लोकसभा में इनको मिलती है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, लेकिन याद रखना राज्यसभा में नहीं है इनको. फिर एजुकेशनल की बात करें तो उसके लिए जो आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल वो है आप लोगों का आर्टिकल 15, और ये आप लोगों का एससी, एसटी, ओबीसी एंड फाइनली आप लोगों के जो है वो है ईडब्ल्यूएस, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो उनको रिजर्वेशन देता है. और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो आपका आता है आर्टिकल 16, जो कि अगेन आप लोगों के इन सबको देता है, जिसमें से 15% इनको, 7.5% इनको, 27% इनको, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 10% इनको. तो एक रफ लफ अगर हम लोग बात करें तो 59.5% रिजर्वेशन जो वो आज इंडिया में दिया हुआ है. ओके. तो ये थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद में अब जब भी आप आर्टिकल 15 पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए कि भाई एजुकेशन के लिए अगर किसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा होगा तो आपका आर्टिकल 15 के अंडर में ही पक्का दिया जा रहा होगा. ठीक है. तो अब आर्टिकल 15 में क्या कहता है आपका आर्टिकल 15? तो आर्टिकल 15 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, तो इसको मैं हमेशा आपको याद होगा, मैं रेरा केस पीओबी से याद करवाता हूँ, क्योंकि इन एंगल्स पे आप लोगों का नहीं किया जाएगा. ठीक है. और खास करके इवन सिटीजन ने भी एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या फिर आपके पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस में कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लाना चाहिए. ना ही ऐसे वेल्स, टैंक, बेदिंग घाट्स, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन लाना चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वुमन के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं कर सकते हो, और आप लोग जो वो कर ही सकते हो. तो बस यही याद रखना. और उसके अलावा आप लोगों का अगर एस सी एस टी या बैकवर्ड क्लासेस वगैरह जो है, या फिर ईडब्ल्यू एस के जो लोग हैं, इन सब के लिए भी अगर आपको देना है तो रिजर्वेशन जो दिया जा सकता है. तो ये आपका आर्टिकल 15 जो वो बोलता है आपको. ठीक है. तो आई होप सबको ये वाली पार्ट जो मैंने जो आपको सिखाया वो आपको क्लियर हो गया होगा. तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स ओके डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली बाय स्टेट बट आल्सो प्राइवेट पीपल. ठीक है. उसके बाद में एक्सेप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वुमन एंड चिल्ड्रन. फिर उसके बाद में बैकवर्ड क्लासेस जो है, तो खास करके सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए. तो इसमें ही आपका फिर ये एस सी एस टी ओबीसी वगैरह आता है. और 10% अभी रिसेंट अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नंबर बताएगा कौन से अमेंडमेंट नंबर से ईडब्ल्यू एस को रिजर्वेशन मिला है? यस, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस इन करंट अफेयर्स. अमेंडमेंट नंबर कोई नहीं बता रहा है. ईडब्ल्यूएस को कौन से अमेंडमेंट से मिला है रिजर्वेशन? ना तो तुम ये पढ़ रहे हो ना तुम वो पढ़ रहे हो. नहीं पता है तो नो लिखो. वेरी गुड. 103. तो 103 जो है वो आपकी अमेंडमेंट नंबर है. आप लोग ऐसा दूसरों के भरोसे बैठे हो क्या कि भाई मैं नहीं कोई और रिप्लाई करेगा? आंसर इज 103. तो 103 में आपका इनको मतलब रिजर्वेशन अब दे दिया गया है. तो ओबीसी जो होते हैं तो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन आपका इसके थ्रू दिया हुआ है. और
सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन के थ्रू 2006 में इनको रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था। अब आईआईटी आईआईएम वगैरह सब में दिया है, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया आपका आता है। क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है या फिर कोई ग्रुप ए बी ऐसी अगर, या बैंक की, यूनिवर्सिटी की, या अगर कोई प्रोफेशनल है, या फिर अगर कोई पर्सन जो है वो ट्रेड या बिजनेस में अगर इन्वॉल्व है, तो ऐसे के जो बच्चे होंगे या फिर 8 लाख से अगर ज़्यादा उनकी इनकम वगैरह है, तो ऐसे लोग जो वो क्रीमी लेयर होंगे और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है। और अभी 103 से हम लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो उनको भी रिजर्वेशन बेसिकली दे दिया है। ठीक है। तो जिनका 8 लाख से इनकम कम है, 5 एकड़ से अगर उनकी एग्रीकल्चरल लैंड कम है, या फिर अगर किसी भी एग्जिस्टिंग कोटा के अंडर में नहीं कवर्ड है, और फॉर दैट मैटर अगर इन लोगों का म्यूनसिपल एरिया में 1000 स्क्वायर फीट से अगर घर छोटा है, या 100 यार्ड से म्यूनसिपल प्लॉट में 100 यार्ड से कम इनका प्लॉट है म्यूनसिपल एरिया में, तो उसको भी इन लोग जो है वो ईडब्ल्यूएस पकड़ते हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी आपको फिर रिजर्वेशन ले सकते हो। आर्टिकल 16 जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट के रिगार्ड में है, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो देने की बात करता है। ठीक है। तो इसमें किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में, तो आपको याद होगा मैं इसमें बोलता हूँ रेरा केस पीओबी, लेकिन इसमें एक और मैं ऐड करता हूँ डेरे। डेरे मतलब क्या कि भाई इसमें आपका डिसेंट एंड रेसिडेंस, ये भी आपका क्राइटेरिया है। तो नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, के कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस, इनके बेसिस पे आप लोगों का इन एलिजिबल नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 16 बोलता है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है ये। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है क्या? आंसर इज यस, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेसिडेंस एक क्राइटेरिया आपका बना सकता है। ओके। और ये जो है वो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना वगैरह के लिए पहले बनाया हुआ भी था। फिर सेकंड जो है वो है किसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर आपको रिप्रेजेंटेशन रखना है अपॉइंटमेंट में, तो उधर में भी आप लोगों का रिजर्वेशन जो है वो लगाया जा सकता है। किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन में अगर आप लोगों को गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन, अगर ये रिजर्वेशन रखना है तो वो भी रखा जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस जो है इवन उनको भी रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सकता है। तो ये आप लोगों का सब शुरू होता है। मतलब SC ST को तो पहले ही रिजर्वेशन मिल चुका था एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन बाद में इवन मंडल कमीशन ने, ओके, तो बीपी मंडल कमीशन जो कि आपका आर्टिकल 340 को यूज करके 1979 में जो इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसने बोला 52% ऐसी कास्ट है जो SC ST बिल्कुल नहीं आती है, उन दोनों में भी नहीं आती है, तो इनको एटलीस्ट 27% जो है वो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसलिए फिर इनको जो वो रिजर्वेशन दिया गया। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसमें 27% कोटा उनको दे दिया, और रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब जो है वो आप लोगों का, तो नरसिम्हा राव ने थोड़ा सा चेंज किया, आई मीन, तो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो आपका वीपी सिंह गवर्नमेंट ने किया था। आई एम सॉरी, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 2 चेंजेस लाए कि 27% इनको दिया और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस में जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो केस था उसको उन्होंने हटा दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये अलाउ नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बोला है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं बोला है। तो मोदी गवर्नमेंट ने फिर कैसे दिया? मोदी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, आर्टिकल 16 को ही अमेंड कर दिया। ओके। और उसके अलावा इन लोगों ने 2-3 बातें और कही कि भाई 50% से ज्यादा जो है वो कोटा नहीं जाना चाहिए अनलेस एकदम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तब तक। ठीक है। बाकी है कि कैरी फॉरवर्ड रूल वगैरह इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया हुआ था। ये सब आपके मंडल केस की बातें हैं। ओके। और मंडल केस के बाद में आपकी रामनंदन कमेटी वगैरह आई जिसने ओबीसी को आइडेंटिफाई किया, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया 1993 में। और फिर आप लोगों का जो ओबीसी के लिए भी ध्यान दिया करता था। फिर आपको याद होगा 2003 में इसका एसटी का अलग कमीशन बन गया, और 2018 में आपका 102nd अमेंडमेंट से 338B में ओबीसी का भी अलग बना दिया गया। ठीक है। तो ये सब है आपका, और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है वो आपकी रहेगी, ये सब बातें उसमें कह दी गई थी। तो दैट वाज अबाउट आर्टिकल नंबर 16। व्हाट इज आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आपको पता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो आपकी इंडिया में फॉलो की जाती थी, तब उसको सीधा खत्म करने के लिए जो है वो आपका आर्टिकल 17 बात करता है। और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में बनाया गया, जिसमें से अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो इट हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस, कि उसको पनिश जो है वो किया जाएगा। और बाद में इसका नाम जो वो चेंज कर दिया गया था, इसका नाम जो है वो सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया था। तो बस यही चीज जो है वो आप लोगों की इसमें बोली हुई है। फिर आता है आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
तो टाइटल जो है वो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या टाइटल, क्या डॉक्टर टाइटल नहीं दे सकते हैं? क्या दे सकते हो। लेकिन पहले की गवर्नमेंट जो है से राय बहादुर या फिर राव साहिब, ऐसे टाइटल जो है वो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया करती थी, और ये हेरिडिटरी टाइटल भी हुआ करते थे। तो इसमें फिर क्या हुआ, इसमें फिर जब इंडियन गवर्नमेंट, जब आपकी नई मतलब अपना जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसमें बोला कि अभी से ये हेरिडिटरी टाइटल वगैरह किसी को नहीं मिलेंगे, और टाइटल अगर देने ही हैं तो वो कौन से होंगे, सिर्फ एकेडमिक या फिर मिलिट्री। तो एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल जो वो आपके हो सकते हैं। और उसके अलावा ओके, किसी इंडियन ने किसी फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं लेना चाहिए। इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता है। और नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर कोई फॉरेनर है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में अगर वो काम कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है, तो अगर उसको फॉरेन स्टेट अगर समझो कोई टाइटल दे भी रही है, तो उसको प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। और अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब मिनिस्टर विनिस्टर है, उसको भी अगर कोई टाइटल वगैरह दे रहा है, तो पहले प्रेसिडेंट से आप लोगों को इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये आपका टाइटल के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपका महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान साहब, बहादुर साहब, ये सब आपको टाइटल मिलते थे, अब हट गए हैं। एक बंदा उसको ऐसे ही अपने इंडियन जो है वो कभी कभी ऐसे लगता है उनमें बहुत ही एकदम कीड़े लगे हुए हैं, मतलब एकदम एक जन चले गया, बोले ये भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है। अभी आपको पता होगा 26 जनवरी के समय में इन सबको अनाउंस भी किया गया था। तो एक बंदा बोलता है ये भी टाइटल नहीं होने, ये भी टाइटल है, ये तो नहीं देने चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये टाइटल नहीं है भाई, तो पागलपंती मत करवा, क्योंकि ये जो है वो सिटीजन जब कोई एक्सेलेंट काम करे तो उसके लिए दिया जा रहा है। बट यस, उस सिटीजन ने इसको यूज नहीं करना चाहिए, कि सचिन तेंदुलकर ने खुद को नहीं बोलना चाहिए हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको टाइटल जो वो फोरफिट करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। दैट इज अबाउट, ये सब थे आपके राइट टू इक्वालिटी के। ओके, अब हम फ्रीडम की बात करते हैं। तो 19, 20, 21 और 22, ये आपके चार आर्टिकल इसमें आएंगे। तो 19 में आपको क्या मिला है, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, ठीक है, इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। लेकिन इसमें आपके 6 सब राइट्स हैं। एक जो है वो क्या है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा जो है वो है आपका फ्रीडम टू पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स, जैसे अभी फार्मर्स आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। C, to form any association or union. D, to move freely throughout the country or territory of India. And E, to reside and settle. Reside temporary, settle permanent. And G, to practice any profession या कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई ट्रेड या बिजनेस अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसमें मुझे रेस्ट्रिक्शन लगाना है, तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा भी सकती है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके लगा सकते हैं कि अगर आप सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर थ्रेट पहुंचा रहे हो, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को, या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट को, या पब्लिक ऑर्डर को, या डिसेंसी को, मॉरलिटी को, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। इन सब केसेस में अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, उसको हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। और वैसे ही आप लोगों का असेंबल आप लोग होना चाहते हो सकते हो। असेंबल अगर आपको होना है तो आप हो सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे पानी टपक रहा है, क्या हो गया भैया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट, हाँ सब। चलिए,
आवाज आ रही है सबको? ओके गुड। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ही आपको असेंबल पीसफुली अगर विदाउट आर्म्स होना है तो हो सकते हो, बट उसके भी आपके कुछ एक्सेप्शन जो वो लगाए हुए हैं कि ये जो है कि आपका आप लोग सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर को, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को, इनको नहीं ब्रेक कर सकते हो। तो ऐसे हर तरफ में आपके एक्सेप्शन जो है वो आपको दिए हुए हैं बेसिकली। तो फ्रीडम जो है आपका राइट टू फ्रीडम, उसमें आपके 6 सब राइट्स हैं, हमने ऑलरेडी बात कर ली। और ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन 7 राइट, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने आपका राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको बेसिकली हटा दिया। ओके, एंड दे आर ओनली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं क्या? यस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें सब आपके ये सारे राइट जो वो इंक्लूडेड है कि भाई आपको आप खुद के व्यूज़ एज वेल एज दूसरों के व्यूज़, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन का आपका कोई भी जो कॉन्वर्सेशन है वो टैप नहीं करना चाहिए किसी ने भी। आपका टेलीकास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली ना हो। उसके अलावा आपका अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई बंद वगैरह अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो बंद भी अगर आपको पार्टिसिपेट उसमें नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। और गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अगेंस्ट में अगर आपको जानना है तो वो भी है, तो आरटीआई हो गया आपका। फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली भी आप लोग कर सकते हो, जैसे आपको असेंबल होना वैसे आप लोग असेंबल हो सकते हो। बट यस, आप लोग जो है वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट। बाकी आपके सॉवरेंटी ऑफ इंडिया को या पब्लिक ऑर्डर को वगैरह थ्रेट नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो सेक्शन 144 में ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सेक्शन 141 का जो है आपका आईपीसी का, उसके अंडर में आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग असेंबल मत होजिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आपको पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, सोसाइटी वोसाइटी जो बनानी बना सकते हो। बट अगेन सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, कल को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको है, पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी आपको जहां मूव करना है मूव कर सकते हो। बट एसटीज के एरियाज में, शेड्यूल ट्राइब के एरियाज में मूव करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रोस्टिट्यूट्स की या फिर हेल्थ ग्राउंड पे हम लोग जो है वो कुछ कुछ लोगों का जो एड्स अफेक्टेड लोग वगैरह हैं, तो उनका हम लोग मूवमेंट जो हम लोग बार कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका इंटरनल जो है, तो आर्टिकल 19 जो है वो आपका इंटरनल मूवमेंट का फ्रीडम ऑफ राइट देता है। और आर्टिकल 21 आप लोगों को मनेका गांधी केस के बाद में एक्सटर्नल फ्रीडम भी देता है कि अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर भी आप लोग घूम सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस मतलब रिसाइड मतलब टेम्पररी और सेटल मतलब परमानेंट। तो आपको अगर रहना है तो कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन अगेन इसमें भी आपके रेस्ट्रिक्शंस है कि जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये आपका छोड़ के आप लोग जो है वो जहां रहना है वहां पे रह सकते हो। प्रोफेशन भी आपको जो लेना है आप लोग ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कहीं पे स्टेट अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगाए कि भाई आपको डॉक्टर अगर बनना है तो ऑब्वियसली डॉक्टर की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि कल को उठ गए और मैं आज डॉक्टर हूँ, आज मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आप लोगों का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में अगर स्टेट जो है वो खुद अगर किसी चीज़ की मोनोपोली लेके आना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे में वो तुमको बार कर सकता है कि भाई, क्योंकि आप बोलोगे नहीं हमको तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दिया है, मुझे रेलवे कल से मेरी खुद की खोलनी है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो रोक सकती है। तो ये आपके ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। और इमोरल प्रोफेशन आप नहीं ले सकते हो कि आपसे पूछा क्या करते हो भाई कि आई एम अ पिम्प, आई फोर्स पीपल टू go into the prostitution. So such kind of immoral things cannot be allowed. That was about Article 19. Let us talk about Article 20. Article 20 क्या है? It is protection in respect of conviction of certain offenses. कि offenses मतलब क्या? कि basically इसमें 3 राइट जब आपके आते हैं कि एक नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि आप लोगों का जब भी कन्विक्ट जो है तो कन्विक्ट को सजा आप उतनी ही दोगे जितना लॉ इन फोर्स में लिखा हुआ था। मीन्स व्हाट? दैट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। तो कोई तो लॉ ब्रेक करना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमीशन एंड सब्जेक्ट टू पेनल्टी, सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। कि लॉ में जितना लिखा है उतनी ही पेनल्टी आपको जो मिलने वाली है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। सो दैट इज मीनिंग ऑफ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो डबल जेपर्डी मीन्स व्हाट? कि आप लोगों को एक ही चीज के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। और नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन मीन्स यू कैन नॉट बी आस्क्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। ओके।
तो ये है आपका. बट डज दैट मीन दैट देयर इज नो एक्सेप्शन? आंसर इज देयर इज एक्सेप्शन. फॉर एग्जांपल, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ आपका क्रिमिनल केसेस में है, बट नॉट इन सिविल एंड टैक्स लॉज. टैक्स लॉज में आप लोगों का रेट्रोस्पेक्टिवली भी आप लोगों के चेंजेस जो वो किए जा सकते हैं. नो डबल जेपर्डी मतलब दो पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बट अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रोसीडिंग्स है, डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीडिंग्स है, तो उसमें आपको डबल पनिशमेंट भी दी जा सकती है कि आपको डिमोट कर दिया, आपको जॉब से निकाल भी दिया, और आप लोगों को कोई और भी काम जो है, और भी कोई पनिशमेंट जो दे सकते हैं. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है. क्रिमिनल केसेस में आपको विटनेस नहीं बोलेंगे, बट सिविल केसेस में आपको बोल सकते हैं कि आप लोग जो वो एविडेंस वगैरह दो, ठीक है. लेकिन अगर आप लोगों को द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. लेकिन अगर आपको कोई कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट बोले तो करना पड़ेगा कंपलसरी. आपको थंब इंप्रेशन या फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर या फिर ब्लड स्पेसिमेन अगर देने बोला तो देना पड़ेगा. और आपको कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी भी करना पड़ेगा अगर आपको बोला है तो. इट एक्सटेंड्स टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग्स. तो ये आपका आर्टिकल 20 है. आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके, तो आर्टिकल आपका यहाँ पे 21 जो बात करता है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ will only check whether a procedure was followed or not. So it will only go into the rightness or wrongness of procedure. Okay, but not into the rightness or wrongness of law. कि प्रोसीजर है, लॉ में नहीं है, तो लॉ में नहीं जाने वाला वो, कि चेक नहीं करेगा. तो दिस इज नैरो इंटरप्रिटेशन. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? इट विल नॉट ओनली चेक वेदर प्रोसीजर वाज राइट और रॉन्ग, इट विल ऑल्सो चेक लॉ, कि आपका लॉ भी राइट और रॉन्ग था या नहीं था. तो ये आप लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल पीईबीएल, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, टिल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मनेका गांधी केस ऑफ 1978. तो 78 तक तो इन लोगों ने फॉलो किया, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फिर खुद ही इन्होंने ले लिया, और अब जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है. इनफैक्ट इसी चीज को इन्होंने, इस स्कोप को इन्होंने एनहांस भी कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे गोलकनाथ केस जो है आर्टिकल 21 में, सबसे पहले आपका गोपालन, गोलकनाथ नहीं सॉरी, गोपालन केस. ये कम्युनिस्ट लीडर थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया. तो अरेस्ट जब कर लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके, क्योंकि आपका आर्टिकल 21 बोलता है बस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और प्रोसीजर जो है उसमें लिखा है उसके हिसाब से आपको अरेस्ट किया है, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. तो वो बोले कि आपको नहीं, हम लोग छूट नहीं देंगे. बट एज आई सेड कि आप लोगों का जो है वो फाइनली बाद में फिर मनेका गांधी केस जब आपका है 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि भाई मेरी गलती हो गई पहले. गोपालन केस में जो मैंने बोला था वो गलत बोला था, कि आगे जो है आई मस्ट ऑल्सो चेक वेदर लॉ इज रीजनेबल और नॉट, लॉ इज फेयर और नॉट. और वहां से आपका एक्सपांशन जो है वो राइट का हो जाता है, और ब्रॉडर मीनिंग जो है वो लाइफ के आने लगते हैं, जिसमें आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डिसेंट लाइफ, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ है, 14 साल तक के आपको जब तक हो रहे तब तक आपको फ्री एजुकेशन मिले, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ट्रायल है, आपका डिलेड एग्जीक्यूशन वगैरह ना हो, फिर फ्री फेयर ट्रायल हो, ठीक है, आपको अगेन राइट ऑफ लीगल एड वगैरह आपको मिले, तो स्लीप मिले, राइट टू अपॉर्चुनिटी मिले. ये सब आपके आर्टिकल 21 में इन्होंने आर्टिकल जो आपके एनहांस करती है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 21. अब 21A के ही अंडर में तुम्हारी लिबर्टी एनहांस करने के लिए एक और चीज आपकी लेके आए, जो कि था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खास बात क्या है कि इन्होंने तीनों चीजों में चेंज किया है, फंडामेंटल राइट में भी, डीपीएसपी में भी, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी. ठीक है, तो 86th में इन्होंने 21A इन लोग लेके आए, और इन्होंने बोला कि भाई जो भी आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं बोला है कि आपके 8 स्टैंडर्ड तक, आपको ऐसा बोला है 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो मिलना चाहिए. तो वो जो है वो आपका आर्टिकल 21 में अभी हम लोग लेके आए हैं, और ये 86th अमेंडमेंट से आपका पॉसिबल हुआ है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में वैसे ही उन्नी कृष्णन केस में बोल दिया था कि ये राइट होना चाहिए, और फाइनली फिर हम लोगों ने भी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे इसको चेंज किया, और बाद में आरटी एक्ट 2009 से अब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, फिर आता है आपका आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 को भी हम लोग जो वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से हैं आपके दो पार्ट? तो पहला जो पार्ट है आपका, उसको हम बोलेंगे आपका अरेस्ट.
ओके, पहला जो पार्ट है आपका वो है आपका अरेस्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका डिटेंशन। ठीक है, तो इसको भी डिटेंशन की जगह प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे। तो अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको कुछ राइट जो मिलते हैं। क्या राइट मिलते हैं आपको? चार राइट मिलते हैं कि एक तो आप लोगों को जो है वो ग्राउंड्स पता होने चाहिए, मतलब व्हाट आर द रीजंस कि आपको अरेस्ट किया गया। ओके, दूसरा जो है वो राइट टू कंसल्ट होना चाहिए, मतलब आपको लॉयर से, बेसिकली लीगल प्रैक्टिशनर से आपके बात करने का हक होना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। और चौथा राइट है, अगर आपने पेश नहीं किया तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये चार राइट जो आपको मिले हुए हैं कब? अरेस्ट के केस में। बट इसमें एक्सेप्शन है क्या? आंसर इज यस। एक्सेप्शन क्या है? एनिमी एलियन को, मतलब अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन है या फिर अगर कोई चाइना का अगर कोई सिटीजन है तो वो एनिमी एलियंस है, तो उनको ये सब राइट हम लोग नहीं देने वाले हैं। और दूसरा जो है कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किया हुआ है तो फिर भी आपको ये राइट जो है वो नहीं मिलता है। तो अब हम चलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? मैंने आपको बताया सेकंड पार्ट जो है वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यहाँ से आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन शुरू होता है। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिवली डिटेन कब किया जाता है? आपको पता है कि भाई अगला वाला बंदा जो है वो कुछ तो क्राइम जो है वो करने वाला है। तो या तो वो क्राइम करने वाला है, इसका आपके पास में पुख्ता सबूत है, या फिर कुछ तो आपके पास में ऐसा एविडेंस है कि हाँ ये तो होने ही वाला है। उस कंटेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रिवेंटिवली उठा लेते हैं कि भाई हाँ ये होने वाला है, तो प्रिवेंटिवली हम लोग उसको डिटेन कर लेते हैं। लेकिन फिर प्रिवेंटिवली डिटेन करें तो उसमें आपको कोई राइट नहीं मिलेंगे क्या? मिलते हैं। क्या राइट मिलते हैं कि आपको 3 महीने तक जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रिवेंटिवली डिटेन किया जाता है। बट अगर आप लोगों का एक एडवाइजरी बोर्ड है जो कि आपका ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन का बोर्ड होता है, अगर वो बोलता है कि नहीं हाँ इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो फिर आपका 3 महीने से और जो है वो आपका बढ़ जाता है, और आपका हर बार ये आप लोग इस बोर्ड के पास में जा जाके ये वाली चीजें जो मांगते रहते हो। ठीक है, इतना हो गया। बट इसका मतलब ये है क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको कोई भी राइट नहीं मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको राइट जो वो मिलते हैं कि जैसे कि आपका जिसको डिटेंशन किया हुआ है, जिसको आपने डिटेन किया हुआ है, तो उसके पास ये हक है कि उसको पता चले कि व्हाट आर द ग्राउंड्स, कि कौन से ग्राउंड्स पे है। लीगल प्रैक्टिशनर से इवन उसको भी अपना प्रोटेक्ट करने का हक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो हक है वो उसको वहां पे मिलते हैं। तो एक मतलब ग्राउंड से, और दूसरा मतलब लीगल प्रैक्टिशनर से उसको प्रोटेक्ट करने का हक होना चाहिए। बाकी पार्लियामेंट जो है इसके लॉ जो है वो बना सकता है, और लॉ से आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉज जो है वो बना सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर आर्टिकल 20। ठीक है, सॉरी 22। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा दिया है कि इसमें क्या होता है। तो अरेस्ट में आप लोगों को ये राइट मिलते हैं, और डिटेन जब आपको किया है तो आपका ये राइट मिलता है कि आपका अगर एक्सटेंड हो रहा है तो आप लोगों को हाई कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन वाले एडवाइजरी बोर्ड से पहले लेके आना होगा परमिशन। डिटेनों को ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से रीजन की वजह से आपको मिला है, और आपको डिफेंड करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए, अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपके सेकेंड पार्ट में है, तो आपके आर्टिकल 22 के सेकेंड पार्ट में जहाँ पे डिटेंशन है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिवाइड कर दिए हैं पावर। कि क्या किया है, पार्लियामेंट जो है वो आपका एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी। कि अगर ये आपके इश्यूज हैं तो फिर इंडिया जो है, मतलब पार्लियामेंट आपके लॉ बनाता है। और बाकी आपका मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सप्लाई वगैरह है, उसके लिए अगर आपको कोई लॉ बनाना है तो आपका स्टेट बनाता है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं ये सब आपके मल्टीपल प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं। और अभी जो आपका एक्ट चल रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट है। और ऐसा ही आपका ये टाड़ा जो है वो हटा दिया गया है, तो ये सब आपके हट गए हैं। बट फिर भी आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो है ही, ये आपका अभी तक एग्जिस्टेंस में है, और इनके थ्रू हम लोग डिटेन करते हैं बेसिकली। किसी भी डेवलप्ड कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिवेंटिव डिटेंशन को पार्ट नहीं बनाया था, ये सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा है जिसने इसको बनाया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। तो एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटेशन मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो दो चीजें आपको बोला हुआ है। तो ट्रैफिकिंग मतलब क्या है? तो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब सेलिंग बाइंग ऑफ मेन वुमन चिल्ड्रन, इमोरल ट्रैफिक इन वुमन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, ये सब चीजें आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अमाउंट होती है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लॉ भी बनाया है, और आर्टिकल 23 आपका प्रिवेंट भी करता है।
व्हाट इज फोर्स्ड लेबर या बेगार? बेगार का मतलब होता है कि भाई कंपलसरी वर्क करना है विदाउट रेन्यूमरेशन एंड दैट टू विदाउट विशेस, मतलब आपकी इच्छा नहीं है। तो पहले के टाइम पे होता था ये, लोकल जमींदार जो लोगों को फोर्स करते थे कि मेरे इधर विदाउट पेमेंट सर्विसेज दे मुझे। तो अब बोल दिया कि भाई कि आपके ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर जो है वो अब हटा दिए गए हैं, बॉन्डेड लेबर हटा दिए गए हैं। तो फोर्स जो है यहाँ पे फिजिकल, इकोनॉमिकल, कोई भी आपका फोर्स हो सकता है, वो सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, और इनके लिए अपने पास में मल्टीपल एक्ट भी है। बट क्या इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है? आंसर इज नो, इसका एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो आप लोगों से लीगल सर्विस करवा, मतलब सर्विस आपसे करवा सकती है कि भाई देश को आपकी जरूरत है, उस समय में आपको जबरदस्ती बोल सकती है कि ये वाला काम कर ले करके, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि इट इज फोर्स्ड लेबर। और आप लोगों का अगला जो है वो है आर्टिकल 24, जो है वो आपका बेसिकली हजार्डस जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसमें से चिल्ड्रन को काम करने से मना करती है। तो इफ वी सी व्हाट इज आर्टिकल 24, then no child below the age of 14 shall be employed in any factory, okay, or mine engaged in any other hazardous activities। तो आपके किसी भी फैक्ट्री में या माइन में या जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है उसमें आप लोगों को ने बच्चों को आप लोग नहीं इन्वॉल्व कर सकते। एंड इनफैक्ट इसीलिए हम लोगों ने अपना एक चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में लाया था, जिसको मल्टीपल टाइम हम लोगों ने अमेंड भी किया हुआ है। ओके, जिसके अंडर में हम लोगों ने मल्टीपल टाइम पनिशमेंट दी है कि आप लोग बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हो, करवाओगे तो ये पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट है। तो ऐसा सब आप लोगों का है। ओके, और अभी जो है वो आपका ये एक्ट है जिसमें बच्चों को ऐसा अलाउड नहीं है। अगला जो है वो है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? फ्री। फ्री मतलब अगेन 5 आपके राइट्स हो जाएंगे। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोपोगेशन है। चारों टर्म्स अलग अलग हैं। कंसाइंस का मीनिंग है कि भाई मेरी इनर रिलेशन जो है वो गॉड के साथ कैसी है, कैसी भी हो सकती है। अथेइस्ट हो सकता हूँ, थेइस्ट हो सकता हूँ, गॉड को भाई मान सकता हूँ, भगवान मान सकता हूँ, दोस्त मान सकता हूँ, माँ मान सकता हूँ, बाप मान सकता हूँ। तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस मतलब क्या कि भाई मैं ओपनली एंड फ्रीली जो है वो मैं अपने फेथ को डिक्लेयर करूं, उसको हम प्रोफेस बोलते हैं। कि भाई अगर मैं तिलक पहनना चाहता हूं पहनूंगा, टोपी पहनना चाहता हूं पहनूंगा, दैट इज राइट ऑफ प्रोफेस। राइट टू प्रैक्टिस मतलब क्या है कि भाई परफॉर्म, अगर कोई भी रिलीजियस वर्शिप है, रिचुअल है, सेरेमनी है, मुझे करने तो मैं करूंगा। और प्रोपोगेट मतलब किसी और को भी अगर इस रिलीजन में अगर लेके आना है तो मैं लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की 4 जो वो राइट है, तो ये आपके दिए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपकी इंटरफियर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। गवर्नमेंट कब कब इंटरफियर करेगी? कि भाई सेकुलर एक्टिविटीज में। ओके, सेकुलर एक्टिविटी मतलब क्या कि आपके इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, हर एक रिलीजन के, ऑल रिलीजन। और हिंदू रिलीजन में कुछ रिफॉर्म करने के लिए कि भाई मंदिर जो है वो सारे सेक्शन के लिए हम लोग खोल दें, तो सोशल वेलफेयर वगैरह के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किरपान धारण करना इज पार्ट ऑफ प्रोफेशन, जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर आर्टिकल नंबर 25। तो आई होप सबको ये वाला भी क्लियर हो गया है। व्हाट इज आर्टिकल 26? आर्टिकल 26 इज, तो अगर आर्टिकल 25 इज योर इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये आप लोगों का कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपका है आर्टिकल 26। कि मुझे अकेले को नहीं मनाना है, मुझे आप लोगों को भी साथ में लेना है। और मुझे अगर रिलीजियस अफेयर बनाने हैं, मुझे कोई अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए मुझे कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी, मैं ले सकता हूँ। हमारे मैनेज हमको अगर अफेयर करने हम कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हम लोग एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट जो है वो आपका बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो आर्टिकल 25 गारंटीज राइट ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 26 जो वो आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन का आपको राइट देता है। तो कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है आपका। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 है कि इसमें आपका बोलता है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो व्हाट डज इट से कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को टैक्स, आपके टैक्स मनी जो है वो रिलीजन के लिए यूज ही नहीं किया जाएगा। नो नो नो, इट डज नॉट मीन दैट। इट मीन्स कि आपके टैक्स का मनी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ओनली अ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। रिलीजन में यूज करो कि हज के लिए भी दो, तो कैलाश मानसरोवर के लिए भी दो,
तो आपका टैक्स का पैसा तो यूज किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यूज नहीं किया जाएगा. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 27. सबको ये वाली चीज क्लियर हो रही है कि इट प्रोहिबिट्स फेवरिंग एंड पैट्रनाइजिंग द सपोर्ट ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर. दिस मीन टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स. सबको ये वाली चीज क्लियर हुई है क्या? और बाकी आपका फीस जो है वो लेना वगैरह, इट डज नॉट मीन कि हम लोग नहीं वगैरह ले सकते हैं. तो ये भी आप लोग फीस वगैरह चार्ज करना है वो भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं फॉर सेक्युलर एक्टिविटीज. आर्टिकल 28 आपको अच्छे से समझ में आता है अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देखो तो रिलीजियस इंस्टीट्यूट आपके 4 टाइप के हो सकते हैं. एक इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट established अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट, और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. तो सिर्फ इस वाला जो है आपका, ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड, तो इन सब में आप लोग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रमोट नहीं कर सकते हो कि जो रिकॉग्नाइज है, एड रिसीव कर रहा है. बट जो किसी अगेन पर्टिकुलर रिलीजन ने ही अगर पैसा आपका दिया हुआ है तो उधर में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपके दिए जा सकते हैं. तो यही आपका आर्टिकल 28 बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस प्रेयर वगैरह अगर आपको अटेंड नहीं करनी है तो यहाँ पे तो देखो वैसे ही आपकी प्रेयर होनी ही नहीं चाहिए. इसमें वॉलंटरी आपको करना है नहीं करना है, वॉलंटरी है करना है नहीं करना है. और इसमें उसका मर्जी है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप दे सकते हो, नहीं देनी तो नहीं दे सकते, उस इंस्टीट्यूट की मर्जी होगी. ठीक है, सो दैट इज आर्टिकल 28. फिर आपका नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है आपके 29 एंड 30. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. तो ये क्या है आपका? तो देखो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला हुआ है, और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन बोलने की वजह से ये आपके मेजॉरिटी को भी आर्टिकल 29 जो मिल जाता है. ओके, तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्ट करने, बट किस किस के? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के. ठीक है, तो अगर किसी का भी अगर एक स्पेशल जो है वो अगर लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, अगर उसको कॉन्जर्व करना है तो उसको पूरे राइट है कि आप कॉन्जर्व कर सकते हो और जो करना है आप लोग कर सकते हो. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिर्फ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को नहीं मिलता है, पूरे मेजॉरिटी सेक्शन को ये वाला राइट मिलता है. तो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ये नहीं है. बट राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज है. ओके, और इन लोग अपना जिस तरीके से इनको काम करना है उस तरीके से इन लोग काम कर सकते हैं. अब रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी आप लोगों के 30 रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आपके 3 टाइप के हो सकते हैं. कि एक तो भाई जो स्टेट से ही फंडिंग भी ले रहे हैं और आपका रिकॉग्निशन भी ले रहे हैं. दूसरा होता है कि भाई सिर्फ रिकॉग्निशन ले रहे हैं, फंडिंग नहीं ले रहे हैं. और तीसरा है नीदर फंडिंग ना ही रिकॉग्निशन. तो जो तीसरे टाइप के होते हैं उस पर आप कोई रेगुलेशन नहीं लगाओगे. बाकी दोनों पे आप लोग सिलेबस का वगैरह आप लोग रेगुलेशन लगा सकते हो. ठीक है, कि आप लोगों को यही सिलेबस लेना होगा, वही सिलेबस लेना होगा. सो दैट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 30. एंड द लास्ट फंडामेंटल राइट दैट वी नीड टू स्टडी इज आर्टिकल 32. और कल भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ही रहे थे कि आर्टिकल 32 में हम लोग फंडामेंटल राइट मतलब रिट जुरिस्डिक्शन वगैरह की हम बात करते हैं. तो रिट मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया हुआ है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिट. रिट का सिंपल मीनिंग होता है कि इसको हम लोग रेडीमेड जस्टिस बोलते हैं. कि आप लोगों का जैसे हम लोगों के पास में रेडीमेड कपड़े होते हैं और एक सिलवाए हुए कपड़े होते हैं. तो आजकल सिलवाए हुए कपड़े कोई नहीं लेता. वैसे ही रिट क्या है कि इट इज रिटन ऑर्डर ऑफ किंग. तो ये पहले हम लोग ऐसा ही यूज किया करते थे. तो ये रेडीमेड जस्टिस है. भाई सुप्रीम कोर्ट को फटाक से पता चल जाता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ में. मतलब अगर आपने रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस फाइल की है, मैंडेमस फाइल किया है, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो या सर्चुररी, अगर इनमें से कोई भी रिट अगर आपने फाइल की है तो सुप्रीम कोर्ट को फट से पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिबियस कॉर्पस अगर फाइल किया, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाएगा कि इलीगली किसी को तो डिटेन किया हुआ है. मैंडेमस जब आप फाइल करते हो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को तो ऑर्डर देगा कि भाई तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी जो परफॉर्म करो, कि तुमने इसको आधार कार्ड क्यों नहीं अभी तक बना के दिया हुआ है. सर्शोररी का मतलब है कि तुम जो है, सॉरी, प्रोहिबिशन का पहले मतलब समझते हैं. प्रोहिबिशन का मतलब है कि एक्चुअली तुम्हारी कोई ड्यूटी थी लेकिन वो ड्यूटी तुमने फुलफिल नहीं, मतलब तुम जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो. सॉरी, ड्यूटी का ये हो गया, जुरिस्डिक्शन है तुम्हारा, इतना ही जुरिस्डिक्शन है, बट तुम जुरिस्डिक्शन के जब बाहर जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट तुमको बोलता है कि स्टॉप द प्रोसीडिंग. व्हाई? बिकॉज यू आर एक्सीडिंग योर जुरिस्डिक्शन. और ये यूजुअली इंफीरियर कोर्ट या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को दिया जाता है. सर्शोररी का क्या मीनिंग है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलता है कि भाई तुम अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर गए हुए हो और चुपचाप ये वाला केस जो है वो सर्टिफाई करके मुझे दे दो, मैं संभालूंगा इसको. तो वो हो गया सर्शोररी. और को वारंटो मतलब कि शो द प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट, कि कौन से अथॉरिटी से आप यहाँ पे बैठे हुए हो,
ये आपके 5 टाइप के जो वो रिट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। ओके, तो हेबियस कॉर्पस टू हैव बॉडी ऑफ, और ये जो है वो आप लोगों का मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बुलवर्क है। बट एक्सेप्शन क्या है, अगर डिटेंशन तुम्हारा लॉफुल है और अगर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कोर्ट के लिए है, या फिर अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर आपका डिटेंशन बोला है, तो आप हेबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकते हो। मैंडेमस, ठीक है। वी कमांड, तो वी कमांड आप लोग दे सकते हो कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, गवर्नमेंट को, बट आप लोग किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बोल सकते हो। या फिर आप लोग डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं, जहाँ पे डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो इन सब केसेस में या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए या चीफ जस्टिस के लिए जो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो उनके अगेंस्ट में आप नहीं दे सकते हो। प्रोहिबिशन टू प्रो फॉरबिड, ये हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट को यूजुअली देता है कि डायरेक्ट इन एक्टिविटी, बट इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये इसका एक्सेप्शन है। सर्चरी सेम अगेन आपका कि नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड आप लोगों के प्राइवेट बॉडीज, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज उनके अगेंस्ट में नहीं है। तो सर्चरी में क्या है, टू बी सर्टिफाइड कि ट्रांसफर द केस पेंडिंग, तो आप लोग जो है वो उसको अभी मेरे पास में ट्रांसफर कर दो, या फिर क्वाश करने के लिए आपको बोल सकते हैं। एंड को वारंटो, को वारंटो मतलब सिंपल सी कि भाई आप बाय व्हाट अथॉरिटी आप यहाँ पे बैठे हुए हो। लेकिन अगेन दिस कैन नॉट बी आस्क्ड टू मिनिस्ट्रियल ऑफिस की, मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट में इसको नहीं बोला जा सकता है। ये आपके 5 टाइप के जो वो रिट्स हैं। ओके, और ये हम लोग जो है वो आर्टिकल 32 में देखते हैं। बट देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। और एक्सक्लूसिव मतलब क्या है कि आपके रिट जो है वो रिट आपके कंकरेंट पावर है। मतलब क्या, मतलब आपके हाई कोर्ट भी जो है वो आर्टिकल नंबर 226 के अंडर में रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। और इनके रिट में अलग अलग फर्क है। ठीक है, फर्क क्या है कि अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखें, टेरिटरी वाइज अगर हम देखें, तो ऑब्वियसली टेरिटरी वाइज सुप्रीम कोर्ट का रिट जो पूरे देश में है, और हाई कोर्ट का रिट जो सिर्फ थोड़े से एरिया में ही होगा। तो इसलिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट हैज वाइडर जुरिस्डिक्शन, so thus the territorial jurisdiction of supreme court for the purpose of issuing writ is wider। बट जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट में सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द ओनली फॉर फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। बट अगर हम जो हाई कोर्ट का अगर हम देखें, तो हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर एनी अदर पर्पस। तो हाई कोर्ट कैन इशू रिट नॉट ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। तो एनी अदर पर्पस जब बोला है मतलब क्या है कि आपका वाइडर जुरिस्डिक्शन है। तो सब्जेक्ट वाइज जब हम बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का नैरोवर जुरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में। और दूसरी बात, आर्टिकल 32 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर आप लोगों का हाई कोर्ट अगर चाहे तो आपकी रिट जो है उसको मतलब कैंसिल भी कर सकता है। मतलब वो बोल सकता है कि आई विल नॉट गिव यू एनी रेमेडी, तो इट कैन रिजेक्ट योर रिट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट योर रिट। इनफैक्ट उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। सबको हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में डिफरेंसेस पता हुए? ओके, सो दैट वाज अबाउट द रिट जुरिस्डिक्शन। आई होप सब लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, और अब जो है फिर अपने फंडामेंटल राइट के ऑब्वियसली फिर आपके कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह आते हैं। एक्सेसिव लिमिटेशन है, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है, नो क्लैरिटी है, परमानेंसी नहीं है, इमरजेंसी में आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं और रेमेडी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये सब आपके फंडामेंटल राइट के क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसके सिग्निफिकेंस भी है कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं, हमारी लाइफ को बचाते हैं, फॉर्मिडेबल बुलवॉक है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, लॉ, रूल ऑफ लॉ जब वो अपने कंट्री में इस्टेब्लिश कर रहा है, सेक्युलर फैब्रिक अपने कंट्री का बचा रहा है, एब्सोल्यूटनेस और अथॉरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको रोकता है, सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस बना रहा है, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बचा रहा है। तो ये सब आपके फायदे ही हैं फंडामेंटल राइट्स के। ओके, सो दैट वाज अबाउट फंडामेंटल राइट। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द डीपीएसपीस। तो डीपीएसपीस इसमें भी स्टेट, तो स्टेट की डेफिनेशन 36 में दी है, और 36 क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 12 में बोला हुआ है वही हमारा जो है वो स्टेट का डेफिनेशन है। और 37 बोलता है कि देखो, दीज आर नॉन एनफोर्सिबल, सो नॉट टू बी एनफोर्सिबल। डीपीएसपीज आर राइट बट दे आर नॉट एनफोर्सिबल इन एनी कोर्ट। बट वो बोलते हैं कि
एनफोर्सिएबल हम लोगों ने इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास में अभी कैपेसिटी नहीं है, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कि इस कंट्री को अगर अच्छे से गवर्न करना है तो फंडामेंटल है वो, और स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि जब भी मौका मिले इनको अप्लाई करे। ओके, सबको ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ 37 का डीपीएसपी का? ओके, और इसीलिए आपके डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बोलते हैं कि दिस इज नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल जो है वो आपका डिफाइन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है हमारा डीपीएसपीस। ठीक है, तो ये डीपीएसपीस जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे कि आपके गवर्नमेंट को बोला हुआ था कि भाई तुमको क्या क्या इंप्लीमेंट करना है और क्या क्या इंप्लीमेंट नहीं करना है, तो आपके मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी दिखेंगे। बाकी इसको हम लोग तीन चीजों में क्लासीफाई करते हैं, सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीयन। तो अगर हम देखें तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिस्टिक चीजें होंगी उनको, तो सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 38 ही उस पर बात करता है कि भाई सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड ऑल्सो मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपका सोशलिस्टिक डीपीएसपीज है। फिर उसके अलावा आप लोगों का आर्टिकल 39 आता है आगे। 39 भी बोलता है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स फॉर लाइवलीहुड ऑफ ऑल द सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी। तो ये बी और सी तो आपको वैसे ही फेमिलियर है 31, क्योंकि ये 39 बी एंड सी में आता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, फिर इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मैन, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, preservation of health and strength of workers and children against the forcible abuse, and opportunity for healthy development of children। तो ये आपका आर्टिकल 39 है। फिर आपका आर्टिकल 39 ए जो है वो बाद में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया कि भाई फ्री लीगल एड जो है वो पुअर को मिले। फिर 41 जो है वो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट में आपको मिले कि भाई आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर ओल्ड एज हो, सिक हो, तो उस समय में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो असिस्टेंस मिले। और 42 आपका बोलता है भाई ह्यूमन वर्क की कंडीशन हो और मेटर्निटी रिलीफ आपको मिले। 43 आपका बोलता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले हर एक को, और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिले हर एक वर्कर को। 43 ये बोलता है कि वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, और 47 बोलता है कि न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक इंसान का और पब्लिक हेल्थ जो है वो हर एक का अच्छा हो। तो इसको हम लोग सोशलिस्ट डीपीएसपीज बोलते हैं। गांधी जी के जो लाइफ के प्रिंसिपल्स थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, आस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन। ओके, फिर उसके बाद में ये आप लोगों का स्वदेशी और सर्वधर्म समभाव और स्पर्श भावना। तो ये जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आपके कुछ प्रिंसिपल्स अपने डीपीएसपी में डाले हैं। आर्टिकल 40, विलेज पंचायत जो है उनको पावर दो और उनकी अथॉरिटी को इनेबल करो। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री 43 में, प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन ऑफ योर कोऑपरेटिव्स, तो 43 बी में। 46 में लिखा है कि जो एसटी, एससीज जो है और वीकर सेक्शन जो है, तो उनके सोशल इनजस्टिसेस और एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए स्टेप्स लिए जाएं। प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक 47 में लिखा है, एंड स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाए, आर्टिकल 48 में लिखा है। ये आपके डीपीएसपीज हैं जो कि गांधीयन है। और लिबरल और इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज की अगर हम बात करें तो फिर आपके कौन से आते हैं, तो आर्टिकल 44 जो कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे बिकम ऑफ एज 6 बन जाता है। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। 48 ए प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को भी। फिर फिफ्थ है आपका 49 अंडर आर्टिकल 49 की जो भी हमारे मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक चीजों के इंपॉर्टेंस के, उनको प्रोटेक्ट करो। सेपरेट करो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से आर्टिकल 50 में, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखो, ये है आपके आर्टिकल 51 में। तो ये आपके लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों का थोड़ा सा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो विल जस्ट स्किप दिस पार्ट। ओके, और न्यू डीपीएसपी अब आपके कौन कौन से ऐड हुए, तो 42nd अमेंडमेंट से एक हुआ था, और दूसरा एक 44th अमेंडमेंट से हुआ था, और तीसरा 86 से हुआ था, और चौथा जो वो 97 से हुआ था। तो 42nd से हम लोगों ने जो 39 में सिक्योर फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका 39 ए जो 39 जो है
वो आपका 42nd अमेंडमेंट से आया। 39A से आप लोगों का फ्री लीगल एड, 43A से वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट एंड 43(8)A से हम लोगों ने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन का डाला था। तो ये 4 चेंजेस हम लोगों ने 42nd से किया। 44th से हम लोगों ने आर्टिकल 38 में चेंजेस किए थे, जिसमें हमने मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये हम लोगों ने डाल दिया। 86 से मैंने आपको बताया कि आपका आर्टिकल 45 को चेंज किया था और वहां पे एज जो है वो आपकी 6 लगा दी। और 97 से हमने कोऑपरेटिव्स के लिए किया था, जो कि 43B से हुआ है आपका। तो ये न्यू डीपीएसपीज हमने ऐड किए बाद में। तो सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, तो सर BN राव ने वो तो पहले ही बोल दिया था कि कुछ चीजें जो आपकी एनफोर्सिएबल बनाओ, कुछ आपकी नॉन एनफोर्सिएबल बनाओ। तो ये इनको नॉन एनफोर्सिएबल जो हम लोगों ने बनाया हुआ था। क्रिटिसिज्म क्या है, नो लीगल फोर्स, इलॉजिकली अरेंज्ड एंड कंजर्वेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट आपका होते रहता है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट होते रहता है? क्योंकि मैंने आपको ये वॉर पहले भी बताया हुआ था कि एक डीपीएसपी वर्सेस आप लोगों के फंडामेंटल राइट में वॉर हुआ था, और यही वॉर जो है वो आपका लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी का भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो चंपकम दोराई राजन केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर कभी फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में अगर कोई लड़ाई है, तो ऑलवेज फंडामेंटल राइट जो वो आपके प्रिवेल होंगे। ठीक है, और इट डिक्लेयर्ड कि डीपीएसपीज हैव टू कंफर्म टू द फंडामेंटल राइट, और वो उनके नीचे रहेंगे हमेशा। पार्लियामेंट ने बोला ठीक है आप जैसा बोलो, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट, फोर्थ एंड 17th अमेंडमेंट जो है वो लाई, जिसमें से इन्होंने फंडामेंटल राइट को कंफर्म ही किया डीपीएसपीज में। फिर गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस में 1967 में बोल दिया, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को नहीं लेके जा सकता, सैक्रोसैंक्ट है वो, आपके राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका सैक्रोसैंक्ट है एंड इट कैन नॉट बी एब्रिज्ड, निकाल ही नहीं सकते हो तुम। तो उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट जो है वो कभी आप अमेंड ही नहीं कर सकते हो डीपीएसपीस के लिए। तब गोलकनाथ केस के बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी बोली यार गरीबी हटाओ, कैसे हमारा इंप्लीमेंट होगा। तो 1967 का आपका गोलकनाथ केस हुआ। 24th 25th अमेंडमेंट लाई। 24th में से बोला कि भाई पार्लियामेंट पावरफुल है, उसको जो राइट निकालना है वो निकाल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनैक्टमेंट करनी है हम लोग कर सकते हैं, तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले। और 25th में बोल दिया कि हमको 31C के लिए, 31C में हम लोग लेके आए कि 39B और C के लिए अगर हम लोग आर्टिकल 14, 19 और 31 को अगर हम लोग वायलेट करते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई हमको रोकेगा नहीं, और इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट फिर केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस में सब सेटल कर दिया गया। बोले देखो भाई, जुडिशरी भी सुप्रीम है अपने स्फीयर में, लेजिस्लेचर भी सुप्रीम है अपने स्फीयर में, तो लड़ाई मत करो, दोनों अपने अपने स्फीयर में सुप्रीम है। ओके, और आपको जो अमेंड करना है कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रह के, और आपको जो राइट निकालना है निकाल सकते हो, तो फंडामेंटल राइट और नॉट सैक्रोसैंक्ट, ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो जब 42nd अमेंडमेंट आपकी हुई, तो 42nd अमेंडमेंट में अब वो बोले अब तो हम जीत ही चुके हैं, तो 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने एक और चीज कर दी। इन्होंने बोला नॉट ओनली फॉर 31C बट फॉर ऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज, हम लोग आगे बोलते हैं कि अभी से हम लोग जो है वो फंडामेंटल राइट को दबा सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया कि दे गिव लीगल प्राइमेसी टू द डीपीएसपीज, ओके, ओवर फंडामेंटल राइट कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 1931, एंड नॉट ओनली टू दिस बट इवन ऑल द अदर, तो सारे राइट्स के इधर में इन लोगों ने कर दिया। फिर मिनर्वा मिल्स केस में जो है वो क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुला रहे क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, दोनों भी इक्वल है, दे आर लाइक व्हील्स ऑफ द चैरियट, और दोनों की हार्मनी जो है ज्यादा जरूरी है अपने लिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकता और तीसरा ऊपर दूसरा जो है पहले के ऊपर नहीं हो सकता। तो हार्मनी होनी चाहिए और दोनों को भी मेंटेन रखो। और फिर बाद में तो आपको पता ही कि इनको 44th अमेंडमेंट से एक चीज जो वो हटा भी दी गई थी, वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। देन आपका फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है अपना। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो पहले आपके ड्यूटीज नहीं थे, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि भाई हम लोगों को ड्यूटी जो है वो डालनी पड़ेगी। तो ड्यूटीज वैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस में नहीं मिलेंगे आपको, जापान में मिलेंगे और दूसरा यूएसएसआर में मिलेंगे। तो हम लोग वहीं से लेके आए, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि भाई कुछ डीपीएसपीज ऐड कर दो। तो पार्लियामेंट जो है उन्होंने, स्वर्ण सिंह के बहुत सारे रिकमेंडेशन थे। कुछ रिकमेंडेशन थे कि भाई अगर ये ड्यूटीज तुम नहीं फॉलो करते हो तो तुमको पनिशमेंट भी दी जाए। नो लॉ imposing such punishment shall be questioned in the court of law and duty to pay taxes should also be fundamental duty। लेकिन फिर इनकी बात थोड़ी मानी गई स्वर्ण सिंह कमेटी में। उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट में फिर 51A जो है वो आपका ऐड किया गया 1976 में।
जिसमें आपके ये सब ड्यूटीज दिए कि भाई अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग वगैरह, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर द नेशनल, जिन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल को और फ्रीडम को, नेशनल फ्रीडम को जो वो इंस्पायर किया था। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, डिफेंड द कंट्री जब भी आपको बुलाएं, प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ओके, और ट्रांसेंडिंग द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट वगैरह जो है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। और फिर आपका 86th अमेंडमेंट ने एक और चीज़ किया, उन्होंने बोला कि भाई कि जो पेरेंट है या गार्डियन है उनका काम होना चाहिए कि अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 से 14 ईयर्स के एज तक तो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई जो वो करवाए। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो वो आपके ऐड करवाए गए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एज सच एनफोर्सिबल नहीं है, ओके, एज सच फंडामेंटल ड्यूटी जो आपके एनफोर्सिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ आपके अलग अलग लॉज जो है वो आप लोगों के इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है ही, अलग अलग लॉज आपके बने हुए हैं। तो ये सिर्फ याद रखो कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, रिमेंबर दिस। और इसका भी क्रिटिसिज्म यही है कि आपने कुछ अच्छी अच्छी ड्यूटीज नहीं रखाई इसमें, जैसे कास्टिंग वोट है, पेइंग टैक्स है, फैमिली प्लानिंग है, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, रखने चाहिए थे आपने। तो ये आपका क्रिटिसिज्म जो है वो आपका दिया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो वो क्लियर हो गई हैं। एवरीवन, ठीक है। तो गाइज कल मिलेंगे हम लोग आखिरी लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम और सेंटर स्टेट के बीच की रिलेशन जो है खत्म कर देंगे, और उसके बाद में अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, आई मीन इवन आई थॉट इट वुड बी इम्पॉसिबल, बट yes, within 10 hours we would have completed it. So have a great evening. Take care. Bye bye.